अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हैं हमारे साथ आज बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 पे। आज है जनाब 13 सितंबर और अगर हम इस वक्त की बात करें जो कंडीशंस चल रही हैं, अगर वही बात कर लेंगे तो मेरा ख्याल है हमारे वक्त कम रह जाएगा। लेकिन जो इस वक्त हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से बीमारियों के चैलेंज आ रहा है शाहज़ेब, अब बारिश कल अचानक से इस तरह काले बादल जो हैं वो कराची में आए, बिल्कुल क्या कैसे आए थे? मतलब बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था, अचानक ही आ गए। और जवाद मेमन साहब से ही बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कुछ देर में मुख्तलिफ इलाकों में कराची की पॉसिबिलिटी की बारिश होगी और अचानक बहुत तेज बारिश हुई। जब हम वापस अपने दफ्तर से घर जा रहे थे हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शहर है, खासतौर पर सिंध के, वहां पर सैलाब की सूरत हाल और सैलाब के बाद पहले तो सैलाब से बहुत परेशानियां आई, लेकिन अब उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो कई बीमारियां वहां पर जन्म ले रही हैं, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और सैलाब के पानी में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जो फंसे शहरी हैं उनको हैजा, मलेरिया, डेंगू की बीमारियों का सामना है और साथ साथ जो जल्द की बीमारियां माया वो भी बहुत बेहद बढ़ती जा रही हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सिर्फ ये वो वाली अपडेट्स नहीं जो हमें मिल रही हैं, हमारी रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, हमारी टीम के अपने लोग जैसे वकास बाकर साहब 92 के नुमाइंदे 92 न्यूज से, वो भी वहां मौजूद है उन इलाकों में। हमारी अपनी टीम गई, अब्दुल्ला भाई, शाहरुख भाई लोग गए और इन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ जिस इलाकों में जाकर उन्होंने शूट की थी। चंद घंटे के लिए गए थे और इनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई, तो जो लोग वहां पर ऑलरेडी कई दिनों से, अब तो तकरीबन महीना होने वाला है, वहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम खुद सोच सकते हैं सिर्फ कि वहां पर उनका क्या हाल हो चुका होगा इस वक्त। क्यों ना जान लें। बिल्कुल अपडेट हासिल कर लेते हैं। शहर सेवन में हमारे मौजूद हैं वकास बाकिर, उनसे जानते हैं। वकास बताइएगा, आप जहां पर मौजूद हैं सेवन में, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन में। लाल बाग का इलाका है जो कि यहाँ पर ताहद निगाह चारों तरफ खैरपुर, नाथन शाह, मेहाड़, दादू, बूबक, वाहोड़ और दीगर इलाकों से लोग जो सैलाब मुतासिर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। करीबन यहाँ पर जो लाल बाग के इलाके में सिर्फ अगर हम मुतासिरीन सैलाब की बात करें तो 1 लाख के करीब लोग होंगे जो यहाँ पर पनाह लिए हुए बैठे हुए और खुले आसमान तले। गुज़िश्ता शब इनको यहाँ पर टेंट मिले। सूरत हाल यह है कि इन मुतासिरीन सैलाब जो कि पानी के रेलों की वजह से अपने घर बाहर गिरने के बाद जो है वो बेसरो सामानी के आलम में नकल मकानी करके निकले, अब इनको वबाई अमराज ने अपनी लपेट में लिया है। हैजा, डायरिया और जो पेट के अमराज, मैदे के अमराज और गैस्ट्रो की वबा तो पहले ही थी। डेंगू, मलेरिया का बुखार बच्चों और बड़ों को परेशान कर रहा था। खास तौर पे इस वक्त जल्दी इमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ सेवन में एक वाहिद अस्पताल जो कि सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वो ऐसा है जो बारिश से महफूज है और वहाँ पर मरीजों के लिए अब जगह बाकी नहीं रह गई है। जल्दी इमराज में इस कदर इजाफा हुआ है कि लोगों के पास और डॉक्टर्स के पास अद्वियात नहीं है। खासतौर पर यहाँ पर खारिश, चूँकि उसकी वजह यह है कि रात को मच्छर, दिन में शदीद गर्मी और उसके बाद जब रात में कोई पीने का साफ पानी इनके पास दस्तियाब नहीं। आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना ऐसा है कि जिस जगह खाना पक रहा है वहीं रिहाइश है, वहीं तमाम तर सूरत हाल है। जो इमराज के असबाब हैं वही तमाम इनके अतराफ मौजूद हैं और इस ऐसे में इन लोगों के लिए जो पानी से अपनी सैलाबी रेले से जिंदगियां बचाकर आ चुके, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो बीमारियों से बच सकें। यहाँ पर इस वक्त अगर सिर्फ हम सेवन के इलाके में बात की जाए, जो यहाँ पर मजमूई तौर पर तहसील सेवन में करीब वकास बाकर साहब जहाँ मौजूद है वहां पर वो जाएगा हम लोगों को जरा कि जिस आप बता रहे हैं और सुनकर तकलीफ भी हो रही है, तो उनके आप तो वहां मौजूद हैं तो वाकई में देखकर भी, और वो खुद कितने तकलीफ में मुब्तला होंगे। क्या बच्चे बड़े सबकी तादाद ऐसी है, सबको ये स्किन डिजीजेज हो रही हैं, या कोई बड़ों में या बच्चों में कोई तादाद ज्यादा है, या हैजे की कोई बीमारियों का, जरा वो बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो गैस्ट्रो, डायरिया और डेंगू और मलेरिया, खास तौर पर मलेरिया जो है वो खास तौर पर बच्चों में ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे जो है वो उनको एक तो खुराक पूरी मिल नहीं रही है और जो खुराक मिल रही है वो इंतहाई जो है वो मयारी नहीं है, गैर मयारी खुराक है। जो अगर कोई हुकूमत की जानिब से या फलाही इदारों की जानिब से खाना आता है वो कच्चा राशन होता है, और जो अगर ये लोग खुद अपना पका भी रहे हैं तो वो जिन हालात में खाना पकाया जा रहा है वो खुद जो है वो बीमारियों के गढ़ हैं। बच्चे तो यहाँ पर, और ख़ासतौर पे अगर बड़ों की बात करें और कुछ छोटे बच्चों की बात करें जो कि 5 से 15 साल तक के बच्चे हैं, उनमें जल्दी इमराज ज्यादा हैं। बच्चे वहां पर किस तरीके से
मजबूर हैं, जाहिर बात और है। हम वापस आएंगे अभी, वाकई साहब हम भी आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट है माया कि वहीं पर खाना पक रहा है, वहीं पर उनकी रिहाइश भी है, वहीं पर बीमारियां फैल रही हैं। जब वो एक जगह पर इकट्ठे हैं, कोई और जगह नहीं जाने की, तो बीमारियां एक दूसरे को ट्रांसफर भी हो रही हैं। ट्रांसफर भी हो रही हैं। अब आप देखें, जिस तरह आपने कहा शाहजेब, मैं सिर्फ ये 2 लम्हे के लिए सोचूं, हम अपने घरों में जिस तरह होते हैं तो 2 लम्हे दोपहर के रात तक के बर्तन होते हैं ना, तो हम उस पर लजना शुरू हो जाते हैं कि बर्तन रखे हुए हैं, धुले नहीं है, ऐसे गंदगी होगी और जो है वो डिजीजेज होंगी। वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर बच्चे, वहीं पर बड़े, किस तरीके से हाथ एक दूसरे का लग जाए। बच्चों को बड़े गोद में उठाएंगे, कोई नौमौलूद है और उसकी माँ को अगर स्किन एलर्जी हुई तो बच्चे में डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगी। अल्लाह माफ करे, सिचुएशन है वाकई बहुत इस वक्त इंडेंजरिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम जो कैंप्स हैं, वहां पर तकरीबन अभी तक जो जल्द के इन्फेक्शंस हैं वो 15,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर 15,000 केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि वो 30 दिन का अगर हम अभी से अगर ये लगाए ना हिसाब, तो ये बनते हैं 4.5 लाख केसेस एक महीने के, और ये कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ भी सकता है। जी खुदा की तरफ से कि हमने थोड़े से अपने अंदर खुद अपनी आदत को भी बदलना है। पूरी दुनिया में भी फ्लड्स आते हैं और इसी तरह के हालात होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सेंसिबल होकर इस तरह से चलना है कि एक तो हम जो कैंप्स में रह रहे हैं ना, उधर खुद से भी ये कोशिश करें कि जैसे जिसने भी बाथरूम जाना है तो उसके लिए एक अलग जगह बनाई जाए, गड्ढा खोदा जाए, उसके अंदर जाके बाथरूम जाए और उस गड्ढे को कवर कर दिया जाए। जो भी कूड़ा है उसको भी जला दिया जाए और कहीं पे भी अगर किसी को भी पानी इकट्ठा दिखता भी है तो उसको सबसे पहले वहां से फारिग किया जाए। और जो ये खाने पीने का हमारा अमल है ना, उसमें भी हमें ये करना चाहिए कि जितने भी लोग डोनेट भी कर रहे हैं वो टिन फूड जो है इस तरह का, या कॉन्सेंट्रेटेड फूड जो होता है खाना, जैसे आपके हाई एनर्जी बिस्किट हो गए, बार हो गए, कोई ऐसी चीज जिससे ज्यादा एनर्जी आ जाए और थोड़ी सी ड्राई पैकिंग में हो, या फिर सीधा टेंट खोला और खा लिया, वो दे दें, जिससे कि ज्यादा बेटर हो कि कंटेमिनेशन का डर ना हो। तीसरे नंबर पे आपको खुद भी ये जानना चाहिए कि हमें चीजों को, जैसे जो कपड़ा है उसको सुखा कर पहनना है। हम डोनेट कर रहे हैं तो हम रबर बूट जो है वो डोनेट करें, थिक रबर बूट, और जो वाटर प्रूफ होती है ना, वाटर प्रूफ कपड़े होते हैं, जैसे की जैकेट पहनी होती है, आपने देखा होगा वो लाइफ जैकेट जैसी होती है, उस तरह के फैब्रिक के जो कपड़े हैं वो उसकी कवरिंग और वो डोनेट किए जाए, वो पहने जाए, ताकि आपका कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए, कस के आपकी बॉडी के साथ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी बिस्तरे हैं, टॉवल है, जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कोशिश करें जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसे एक तो धो के तेज धूप में सुखाया जाए और खुद भी तेज धूप में खड़ा रहा जाए। और बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहना या गीले कपड़े को अपने ऊपर रखना या गीले कपड़े को बांधे रखना वो ठीक नहीं है। अगर गीला है तो कपड़ा बेशक उतार दें बच्चे के ऊपर से कुछ भी, लेकिन गीले कपड़े को मत इस्तेमाल करें। ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, एलर्जीज की, इन्फेक्शंस की, इन्फ्लेमेशन की या आपकी मस्कीटोज की, इसका यही तरीका है सबसे पहले कि हम खुद सफाई सुथराई, थोड़ी सी सिविक सेंस जो हमें बिल्कुल नहीं है, हम खुद भी उसे एक्सरसाइज करें कि जहाँ पे खा रहे हैं वहां पे बाथरूम नहीं जाना, खाने के बाद खाने को समेटना और उठाना है, खास तौर पे सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। जितना पानी मयसर है उसे उबाले या उसे डिसइंफेक्शन टैबलेट्स, जैसे पहले भी मैंने कहा था, क्लोरीन या आयोडीन डाल के या प्यूरिफिकेशन प्लांट से वो इस्तेमाल करें, हाथ वगैरह धोएं जितने लोग दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक लोशंस जो है, जैसे आपका पायोडीन होता है, अल्कोहल स्वैब होता है, स्पिरिट होता है, वो दें जिससे कि वो हाथ या जख्म जहाँ पे चोट हो, कुछ भी हो, उसको पहले साफ करें। उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक क्रीम जिसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी हो, सोजिश के खिलाफ हो, बैक्टीरिया के खिलाफ हो और फंगस के खिलाफ हो। पॉलीफैक्स है वो बड़ी अच्छी है, वो आपने लगाना है। कोशिश करना है कि आप अपने जैसे गीला है ना जूता, तो वो उसको बिल्कुल जूते को गीला नहीं रहने दें। किसी भी कोई भी चीज गीली है तो उसको हटा दें अपने जिस्म में से, और यही साफ सुथरा और सूखा रखना है। जी, मैं अभी ये देख रही थी कि आप अभी जो बता रही हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं एक एक लफ्ज़ को मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसको लिख लूँ ना, लेकिन जो मुझे आपकी बात सुनते सुनते एक और एपिफनी हुई वो ये हुई कि जहाँ पर ये इशू, वहाँ तक तो आपकी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही, तो वहां तक तो हम देख ही नहीं जा रहे। वहां पे तो खाना पीना मिल जाए, जिंदा बच जाएं और सेहत के साथ बच जाएं, यही बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, तो वो हमें देखेंगे कैसे।
तो मैं ये समझ रही हूँ कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स मैं हैं ये या जो कहूँगी कि NGOs हैं या जो इमदाद के लिए जा रहे हैं, ये हम उनको तो बता सकते हैं, तो उनको खुद को भी क्या एहतियात करनी है, अगर वहां पे भी जरा गाइडलाइन बताएं। जी डॉक्टर साहब। उनको खुद भी ये एहतियात करनी है कि वो थिक किस्म के रबर बूट्स एक तो पहन के जाएं, लोगों के लिए भी रबर बूट लेकर जाएं ताकि उनको ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगे, ना चोट लगे, ना शॉक लगे, ना कोई चीज काट सके। जो दूसरा मटेरियल होता है ना, जो लाइफ जैकेट वाला मटेरियल होता है, उस मटेरियल के वो उनके लिए लॉन्ग स्लीव्स लूज कपड़े भी साथ लेकर जाएं, खुद भी पहन के जाएं। DEET जो मस्किटो रिपेलेंट होता है, इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, वो साथ लेकर जाएं, वो खुद भी लगाएं, उनको भी लगाएं, मच्छरदानियां भी ले जाएं। और साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, प्लांट फिल्टर्स, वाटर फिल्टर्स, वही क्लोरीन, एक्वा टैब्स, वाटर डिसइंफेक्टिंग टैब्स, ये सारा कुछ भी लेकर जाए। फिर जो आप जल्दी अमराज की बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छा डिसइंफेक्टेंट जो है उससे पोछा लगाना है, क्लोरीन ब्लीच से अच्छे पोछे लगाएं। ड्रायर्स, डिह्यूमिडिफायर या पंखे या ड्रायर जरूरी है। साथ जो है आपके सुखाने का जो भी मैकेनिज्म है वो साथ लेकर जाए। और अगर वो सब नहीं लेकर जा सकते तो डिसइंफेक्शन के लिए जो चीजें हैं उसमें स्किन की डिसइंफेक्शन के लिए पायोडीन हो गया, स्पिरिट हो गया, और उसके ऊपर जो है एंटी बैक्टीरियल क्रीम आपकी फ्यूसिडीन, पॉलीफैक्स, न्यूस्पोरिन, कोई भी एक ले जाए। एंटी फंगल जो है वो भी बहुत सारी है, आपकी लैमिसिल है, डेक्ट्रिन है, कोई भी एक अच्छी एंटी फंगल। ये मैं आपको नेम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को कीटोकिनोजोल ये सारा कुछ समझ नहीं आएगा, तो आसानी हो। लेकिन स्टीरॉइड वाली क्रीम्स को जरा अवॉइड करें क्योंकि ओवर स्टीरॉइड भी नहीं यूज करना। ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या एलर्जी हो गई है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया है, उसके लिए स्टीरॉइड थोड़ी देर से के लिए यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि वो असल में बैक्टीरियल है या फंगल है, और कोई ऐसा डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। तो बेहतर यही है कि इस वक्त उसकी सोजिश को डॉक्टर साहब एक जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, एक वहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्योंकि वहां पर सफाई का ख्याल रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीके के मनाजिर देख रहे हैं वहां पर कैंप्स में लोग रह रहे हैं, और वो कैंप्स भी जिस किस्म के हैं वो आप जानती हैं ऑलरेडी, तो वहां तो बेसिक्स भी नहीं है। तो ऐसे में आप यकीनी तौर पर जो बातें बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका हुकूमत को क्या मशवरा है, जो खासतौर पर हुकूमती टीम्स वहां पर जा रही हैं, कि किस तरीके से इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्केल पर जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उनको बीमारियां मतलब सिर्फ जल्द की नहीं, जितनी बीमारियों से बचाने के लिए कोशिश की जा सकती है, एटलीस्ट उनको बचाया जा सकता है। आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर हुकूमत को लेने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है? जी देखिए, जल्द की बीमारियां जैसे मैं आपको बता रही थी ना, जरूरी नहीं है बैक्टीरियल या फंगल या इन्फ्लेमेशन ही हो, बल्कि आपका जो टाइफॉइड है, आपका जो मेनिंजाइटिस है, वो सब भी जल्द की रैश, डेंगू फीवर है, उसमें भी जल्द की ही मैनिफेस्टेशन है, और वो फैलता है जब आप गंदा पानी पीते हैं या उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत से भी यही कहा जाएगा कि भाई एक तो जो खाना दे रहे हैं वो टिन्ड पैक्ड वाटर प्रूफ पैकिंग में दें, जो कि एक दफा कंज्यूम किया और फेंक दिया। फिर वेस्ट डिस्पोजल, कूड़े को फेंकने, और जो सैनिटेशन, जो आपकी ड्रेनेज या फुजला को निकालने का जो तरीका, और जो पानी फराहम हो रहा है उसकी प्यूरिफिकेशन, अगर यही चीजें बहुत गौर से आराम से कर दी जाए तो जितने लोग वहां बच गए हैं ना वो ही जिंदा रह सकेंगे। उसमें जैसे आपने कम से कम रखनी है, ये जो टेंट्स, आपके टेंट्स भी बन रहे हैं उसके अंदर गंदगी का जो वो है वो कम से कम रखने के लिए यही बेहतर है ना कि अच्छा एक अलग सा बाथरूम सिस्टम हो जाए या एक बेस सिस्टम हो जाए। और ये सारे जो प्रोग्रेसिव मुल्क है इसमें होता है। आप एक देखिए, वही बात है डॉक्टर साहब कि इस वक्त ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिचुएशन, रियलिटी बिटर कहते हैं ना, बड़ी कड़वा सच है, और वो ये डॉक्टर साहबा की बातों पर अगर अमल हो जाए ना तो वाकई बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमेशा आती हैं और अपना ज्यादा एक लफ्ज जो है वो मैं लिख लूं और किसी तरीके से कहते हैं ना एक पेपर बना के भेज दूं, लेकिन अफसोस इस बात का वहां पर तो बेसिक्स ही नहीं है शाहजेब ने कहा। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आई, और अब जरा उस तरफ भी चलते हैं। इस तरह आपने कहा कि वो जो NGOs या वो जो रजाकार जा रहे हैं या जो खिदमत करने वाले लोग जा रहे हैं इस वक्त, इमदाद पहुंचाने वाली जितने भी इस वक्त जो है ग्रुप्स जा रहे हैं, उनको किस बात की एहतियात करने की जरूरत है, वो किस तरह अपनी खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं NGOs बढ़ चढ़ के, चाहे वो JDC हो, चाहे वो जो है वो वैसे सलाम हो, और चाहे वो अखुवत हो, कितना खिदमत हो, कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। शाहजेब, इनफैक्ट शाहजेब और ये टाई टीम भी मुझे बता रहे होते जब आउटडोर्स जा रहे हैं कि वहां पर हमने उसको देखा, वहां हमने उस NGO को देखा, जितना वो काम कर रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर वो लोग वहां निकलते हैं, बाकायदा उन गांव तक पहुंच रहे हैं जहां तक पहुंचना
बहुत मुश्किल है। मतलब जाहिर है उनके पास कितना इक्विपमेंट है, कितनी चीज़ें हैं, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, रजाकार वहाँ तक पहुँचे भी, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखुवत के रजाकार जो हैं वो भी दिन रात एक किए हुए हैं, मुतासरीन तक पहुँच रहे हैं, वहाँ तक पका पकाया खाना भी पहुँचा रहे हैं, राशन भी पहुँचा रहे हैं, बहुत बड़ा किसी काम है तरीके ये। से वहाँ तक की जो खुराक की किल्लत है वो एटलीस्ट खत्म हो जाए, उन तक खुराक पहुंच जाए, और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। और अब अखुवत की जानिब से मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन के लिए भी कुछ प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। नाइस, कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ये तमाम कोशिशों को कबूल करे और कामयाब करे, तमाम अच्छी नेक नियत से जो कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपकी कोशिशें, आपकी काविशें काबिल तहसीन, काबिल तारीफ, काबिल एहतराम, और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए गैब से अपने मदद के फरिश्ते भेजे। अगर ज़रा सा हम डॉक्टर साहब इस बारे में बात करना चाह रहे हैं, सर शाहजेब ने भी अभी कहा कि अब रिहैबिलिटेशन की तरफ भी आप लोग के कदम बढ़ रहे हैं, तो रिलीफ का काम तो जारी है, अब रिहैब का जो काम है उसको लेके क्या रोड प्लान है, रोड मैप है? जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत मेहरबानी दावत देने की इस अलमनाक मोड़ पर हमारी कौम की तारीख में कि कैसे ये सैलाब और बारिशें हुई और कैसे लोगों को बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो आपने जितने भी लोगों के नाम लिए, बेशुमार बीसियों बेहतरीन अदारे हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फ़र्द भी कोशिश कर रहे हैं, किसी की NGO नहीं है वो भी कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक कौमी सतह पर काविशें हो रही हैं और मैं उस पर सब कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ। अखुवत ने इस पूरे जो हिकमत अमली को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है रिलीफ और दूसरा हिस्सा है रिहैबिलिटेशन। रिलीफ में अब तक हम तकरीबन 40,000 के लगभग ख़ानदानों को या तो राशन बैग दे चुके हैं या 5 से 6 हज़ार रुपए की कैश रकम दे चुके हैं। खाना इसके अलावा, मेडिकल कैंप इसके अलावा, यानी ये 40,000 के लगभग ख़ानदानों को बराह रास्त ये मदद दी गई है रिलीफ के हवाले से। अब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर तो अभी पानी है वहाँ पर तो रिलीफ का काम चलता रहेगा, लेकिन जहाँ पर पानी उतर रहा है, लोग अपने वापस घरों को जाना चाहते हैं, तो उनको जब तक आबाद नहीं हम करेंगे उस वक्त तक उनकी ज़िंदगी दूसरी असर नौ जो कहते हैं ना कि वो सही रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकती। इस सिलसिले में हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें छत चाहिए। बारिश ने हमारा घर को तबाह कर दिया, लेकिन कुछ बिल्डिंग मटेरियल मौजूद है और कुछ हमारी छत मिल जाए, सर्दियां आने वाली हैं, हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएं। देखिए, आप मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये मैंने गांव-गांव में जाके सर्वे किया है। वो लोग कहते हैं जी हमें तो सिर्फ लाख रुपया मिल जाए तो हम अपना एक कमरा बना लेंगे और उसमें हम रह सकते हैं, मजदूरी हम खुद करेंगे, मिलजुल के काम, कोई पुराना बिल्डिंग मटेरियल, गार्डर, शतीर, दरवाजे, खिड़कियां हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमने ज़मीन को थोड़ा सा ऊंचा करना है और छतें और बुनियादें पक्की करनी है और दीवारें बनानी है और छत पे हमने वो सीढ़ी लगाकर वो बनानी। तो ये इस हवाले से हमने एक रेंज मुकर्रर किया है कि 1 लाख से 3 लाख रुपए तक। मुख्तलिफ इलाकों में 70,000 रुपए में लोग कहते हैं कि हम अपनी झोंपड़ी बनाएंगे, कोई 1.5 लाख कहता है, तो रेंज हमने बनाई है। तो हमारा ख्याल है कि ये 1.5 लाख लगभग एवरेज निकलेगी। तो हम 1 लाख घर बनाना चाहते हैं। तो अब हमने तो कौम से अपील कौम से हमने तो अपील कर दी है। तो वो देखें ये पैगाम किस किसके दिल पे दस्तक देता है। अगर कोई शख्स किसी बड़ी आबादी में या कोई बड़ा अमीर आदमी रहता है, उसके घर की कीमत 5, 10, 20 करोड़ रुपए है, तो क्या वो एक घर भी नहीं बना के देगा अपने भाइयों का? तो 1 लाख घर बनाने के लिए 1 लाख लोग आपको 1 लाख लोग तो आपको एक शहर से मिल सकते हैं, लाहौर से मिल सकते हैं, कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कितने शहर। तो 1 लाख तो मामूली एक रकम है, अगर वो दे तो इससे। और ये भी मजे की बात आपको बताऊं, ये इत्मीनान की बात कि लोग कहते हैं जी आप हमें ये डॉक्टर साहब आपकी बात काटते हुए जरा सा सिर्फ यही फरमाइएगा, एक घर को अगर कोई बनाना चाहे और अल्लाह पाक ने जिसको अता किया हुआ हो, जरा ये रहनुमा बताइएगा, अगर कोई एक घर भी करना चाहे आपकी तरफ जो है डोनेट कि भाई मैं इतना रकम कर सकता हूँ या करना उसकी जेब इजाजत देती हो, जरा रहनुमाई फरमाइएगा उस हवाले से। जी, वो जो देना चाहता है वो हमारी वेबसाइट पे जाकर अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, अगर वो हम पर एतमाद करता है तो अपने एक घर के पैसे दे दे, 2 लोग मिलके एक घर बना दें, 3 लोग मिलके एक घर बना दें,
किसी की तौफीक है तो वो 2 घर बना दे। तो ये तो तमाम तफसीलात हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो वहां पर जो लोग पैसे जमा करवाते चले जाएंगे उसी तेजी से हम इंशाल्लाह ताला घर बनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है हमारी भी कुछ कैपेसिटी की कमी होती है, लेकिन जो जो पैसे आएंगे हम अपनी अमले को भी बढ़ाते जाएंगे। अब हाल ही में आज सुबह मैं रिव्यू कर रहा था तो तकरीबन 40 घरों की तामीर शुरू हो चुकी है। तो ये इंशाल्लाह ताला, और ये घर ऐसे नहीं कि 6 महीने में बनेंगे। उन लोगों ने तो एक हफ्ते में या 15 दिन में ही अपना घर खड़ा कर लेना है, क्योंकि ना कोई ठेकेदार है ना कोई दरमियानी आदमी है, सिर्फ हमारे इंजीनियर ने उसको डिजाइन करके दिया, बिल्डिंग मटेरियल उसने खुद खरीदना है या इंतजाम करना है, और घर के उस आबादी के लोगों ने मिलजुल के ये घर बनाने। तो ये हमारी तहरीक है। आप दुआ करें, हमारा साथ दें, आपकी भी हमेशा रहनुमाई और हमारे साथ रफाकत होती है कि आइए मिलजुल कर। हुकूमत बेशक अलहदा से अपनी स्कीमें बना रही है, वो भी बनाएंगे, लेकिन हम तो कुछ ना कुछ अपने हिस्से का इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करें। तो यही हमारा रिलीफ के साथ साथ असल रिहेबिलिटेशन, क्योंकि देखें ये घर नहीं बने तो ये लोग कहाँ जाएंगे सर्दियों में। और देखिए आप लोग हमेशा कोशिश करते हैं घरों के साथ साथ जिस तरीके से आप लोग वहां पर रिहेबिलिटेशन का काम भी अब शुरू करने वाले हैं, इसके साथ साथ तालीम पर भी जरूर फोकस होता है फाउंडेशन का। काइंडली इस हवाले से भी बताइएगा कि बच्चों की तालीम से मुतालिक भी कोई प्लान अभी तक बनाया गया है? नहीं, देखिए तालीम के बारे में हम क्या प्लान बना सकते हैं? अगर वहां पर स्कूल ही गिर गया है, इमारत ही गिर गई है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल है वहां पे। ये जो स्कूल तालीम और जो सेहत के जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये एनजीओ के बस की बात नहीं है। ये हुकूमत का अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल है तो उसको 15 दिन में, महीने में वो काबिले इस्तेमाल बनाएं, वहां पर उस्तादों को भेजें। वो कमरा भी नहीं है तो किसी छत के नीचे बैठकर कोई टेंट लगाकर पढ़ाई शुरू करें। 100 रास्ते हैं। अगर आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप एक उस्ताद को एक टेंट दे दें, वो उसके नीचे या दरख्त के नीचे, या जितनी जल्दी हो सकता है वो अब वहां पर आप जदीद तर्ज के शटर्स वाले, शटरिंग वाले मुख्तलिफ कमरे बनाएं। हमें तो सिर्फ देखिए एनजीओ को आप सब्स्टिट्यूट ना समझे हुकूमत का। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकती। ये बुनियादी काम सड़क बनाना, सही बात है। टूटी हुई सड़क कौन बनाएगा? टूटा हुआ पुल कौन बनाएगा? उन लोगों को कम्युनिकेशन के रास्ते कौन देगा? कौन बनाएगा? स्कूल और अस्पताल की तामीर या वहां पर डॉक्टर की मौजूदगी और उस्ताद की मौजूदगी, ये तो हुकूमत के काम है। हम और आप, हम जो कर सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। जहां गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हुकूमत नहीं पहुंच सकती, हमारे रजाकार जान पर हथेली पर रखे वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, ये पार्टनरशिप होगी। हम तो पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। कलेक्टिव है, सही बात हुकूमत से कि जो हमारे ज़िम्मे काम है हमें लगाओ, हम काम करेंगे। जो आपका काम है वो सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अखुवत फाउंडेशन जैसे जो हैं या दीगर इदारे जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में घरों की तामीर भी की जाए, खुराक भी पहुंचाई जाए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां की रोड्स हैं, वहां के स्कूल्स हैं, वहां की इमारतें, उनको बहाल ये इदारे नहीं कर सकते। वहां पर हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट वहां पर जो उनकी बुनियादी जरूरियात है माया वो तो पूरी हो सके। बिल्कुल, और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हम जो कर सकते हैं वो अपना थोड़ा सा किरदार अदा कर सकते हैं। और वाकई में अखुवत फाउंडेशन का हाथ बटाइए, आगे बढ़िए, साथ बनिए, सहारा बनिए, बाजू बनिए। इस हफ्ते के बाद रहेगा हमारे साथ उस पाकिस्तान में शाज़िया माया कर रहे हैं। आपका इंतजार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच, सो मच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़िब अहमद के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे दूध की प्राइस की, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहर कायद में रिटेलर्स की जानिब से दूध की फी लीटर जो कीमत है वो एक बार फिर 10 रुपए का उसमें इजाफा कर दिया गया। लेकिन खैर ये माया समझ नहीं आता, कभी दूध 170, कभी 180, फिर 190, जिसका जो दिल करता है उस पर आपको जो है ना दूध फरोख्त कर रहा है। अब 180, 190 तक और कहीं कहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिनका हमें नहीं भी पता ऑब्वियसली। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इस
पर एक अपडेट लेने हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज सिराज अहमद साहब से कि वो हमें बताएं कि इस वक्त जिस इलाका कराची में मौजूद हैं वहां पर दूध के क्या प्राइसेस हैं, किस तरीके से जो है तजावुज तैयार कर रहा है और किस तरीके से आम आदमी की पहुंच से दूर है। मुकर्रर कीमत है क्या ना, मतलब एग्जैक्टली वो क्या मुकर्रर की गई है। जी शिराज साहब जी, में दूध की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन के लिए लाजमी जुज़ जो है वो खरीदना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्मर्स की जानिब से एक मरतबा फिर मन माना जो है वो इजाफा कर दिया गया है दूध की कीमत में, और 10 से 20 रुपए फी किलो तक जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं दूध 180 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है तो कहीं 190 रुपए किलो के हिसाब से भी फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध के सरकारी निर्ख जो है वो 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद हमें पहले भी होते हुए दिखाई नहीं दिया और अब भी जो है दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई इक़दाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सार्फिन शदीद परेशान है क्योंकि लोगों की आमदन जो है वहीं की वहीं है, लेकिन इखराजात जो हैं वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। और खास करके बच्चों के लिए जो जिनके घरों में बच्चे हैं, ज़ईफ अफराद हैं और ऐसे टाइम पे जब वबाई अमराज भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, ऐसे में ताकतवर अशिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा मुफीद जो है वो समझा जाता है, लेकिन अब इन अशिया की खरीदारी भी कराची में इंतहाई मुश्किल होती चली जा रही है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमें खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि अजनास की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, पैदावारी कॉस्ट मुसलसल बढ़ रही है और इसी वजह से दूध की कीमतों में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से तमाम तर जो हुकाम हैं वो मौजूद हैं, प्राइस कमेटियां मौजूद हैं, इस हवाले से मीटिंग्स भी होती रहती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दूध की कीमतें जो हैं उसको किसी तौर पर भी हमें कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं देती और डेयरी फार्मर्स का जब मन करता है वो दूध की कीमत में इजाफा कर देते हैं और इसका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। सही बात है, शहरियों को भुगतना पड़ता है। थैंक यू सो मच शिराज अहमद साहब, हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची में किस तरीके से जो कीमतें हैं वो दूध की कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और जेब से और अफोर्डेबल नहीं है। अगर शाहजेब हम दूध की हद तक तो ये नहीं है ना लिमिटेड, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इस तरीके से अगर हम गोश्त की तरफ भी जाएं या वेजिटेबल्स की तरफ, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। खासतौर पर सब्जियों की बात कर रहे थे, सब्जियों की कीमतों में बेहद इजाफा हो रहा है। अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि हमारे दिल चाह रहा है अगर कोई सब्जी खाने को तो एक आम आदमी को सब्जी भी अब सोच के लेनी है कि भाई कौन सी सब्जी ले सकते हैं, कौन सी सब्जी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाकिर उमर गुज्जर साहब, सदर डेयरी एंड जो है वो हमारे साथ इस वक्त कैटल फार्म्स एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर वक्त निकाला आने के लिए। और शाहजेब और मैं आपसे वक्फे में ही सवालात शुरू हो गए थे क्योंकि परेशानी इतनी है कीमतों को लेके तो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है सारी चीजें। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ममनून हूँ 92 न्यूज़ का। यकीनन ये बात समझना ज़रूरी है कि दूध की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आया कि आगे मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी। तो दूध की कीमतों का इख्तियार मेरे, आपके या कमिश्नर कराची के हाथ में नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अब जो दूध की कीमतों का इजाफा हुआ डेयरी फार्मर्स की तरफ से नहीं हुआ। अच्छा, ये दूध की कम पैदावार की बुनियाद पर रिटेलर्स ने खुद बढ़ा के दिया है 8 रुपया 53 पैसे फी लीटर और मार्केट में उन्होंने 20 रुपए लीटर बढ़ाया है। इतना फर्क? यकीनन जी, जब आपकी देखे ना आपकी रेट ही नहीं है शहर में, आप क्या करेंगे? ये तो यकीनन कमिश्नर कराची और डीसीज का काम है ना कंट्रोल करना। अब 20 रुपए लीटर बढ़ाया गया, फार्मर को 8 रुपए 53 पैसे लीटर दिया गया, तो यकीनन इस वक्त अगर कास्ट बढ़ी है तो फार्मर की बढ़ी, किसी और की कॉस्ट नहीं बढ़ी, 1.5 गुना ज्यादा। मतलब और मैं आपको बता दूं कि वतन अजीज का लाइव स्टॉक सेक्टर सैलाब में बह गया। अल्लाह, आपका भूसा बह गया, आपकी फसलें बह गई, आपकी अजनास बह गई, आपके मवेशी बह गए, आपका किसान रो रहा है, वो पुकार रहा है आप लोगों को मदद के लिए। और यकीनन दूध की कीमतों में मजीद इजाफा होगा अगर आपने अपने किसान की मदद ना की। देखिए मैं आपको बता दूं, अजनास के जितने बाय प्रोडक्ट्स हैं हुकूमत वक्त उन्हें एक्सपोर्ट कर रही है। इस वक्त हमारे खाने को अजनास नहीं है, आप उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो हम कहां से आपको दूध पैदा करके देंगे? ये तो तमाम शहरों की हम बात देख भी रहे हैं, सूरत हाल के इस वक्त बहुत बुरा हाल है, खासतौर पर सिंध में, बलूचिस्तान में, सदर्न पंजाब में। कराची शहर में जैसे कि आपने खासतौर पर रिट की बात की, आपने बात की कि कमिश्नर्स का ये काम है, खासतौर पर बाकी लोगों का, इंतजामिया का ये काम है कि वो प्राइस कंट्रोल करवाएं, लेकिन सर आप सदर हैं,
रिटेलर्स जब प्राइस ऐसे बढ़ाते हैं तो क्या आप इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश करें, एटलीस्ट ये रुकवाएं चीज, क्योंकि इसका जो बर्डन है, जो बोझ है, वो आता तो अल्टीमेटली अवाम पर ही है। असल में जी हमेशा ये बाहमी रजामंदी से होता है। इस मर्तबा चूंकि हम एक कुदरती आफत की जद में थे, सही बात। हम कुछ अरसे रुकना चाहते थे क्योंकि दूध की कीमतें 200 रुपए लीटर से ऊपर हो जाएंगी, पर दूध की पैदावार नहीं है। जब यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी तो मुल्क भर से फार्मर अट्रैक्ट होगा और यहाँ आएगा, तो ये इस बुनियाद पे कीमतें रिटेलर्स की डेयरी फार्मर्स ने कीमतें नहीं बढ़ाई। डेयरी फार्मर्स ने नहीं बढ़ाई, ये दूध की कम पैदावार की बुनियाद में रिटेलर्स ने और होलसेलर्स ने बढ़ाई है। अच्छा। 8 रुपया 53 पैसा फी लीटर और मार्केट में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। और यकीनन कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए, क्योंकि देखिए ना, अगर कमिश्नर साहब कंट्रोल नहीं करेंगे, डीसीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अगर 20 रुपए लीटर का इजाफा किया गया तो कम से कम फार्मर को 18 रुपए लीटर देते, 2 रुपए लीटर ये रख लेते रिटेलर्स या आप ये होलसेलर। कह रहे हैं एक तरह से, अगर मैं सही समझ रही हूँ शाकिर भाई, कि अगर प्राइसेस बढ़ा दिए हैं तो जिससे आप ले रहे हैं उसको भी फायदा होना चाहिए, यकीनन सिर्फ फार्मर एक को भी एंड फायदा पर, होना चाहिए। क्यों रिटेलर को ही फायदा और ये हो। तो ऐसा कड़ा वक्त है, इसमें इजाफा होना ही नहीं चाहिए था जी। कुछ दिन ठहर के हम करते, सही बात ये है, बाहमी रजामंदी से करते हैं। मैं यही पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि जब आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं ना कि एक्शन भी लेना चाहिए तमाम रिटेलर्स के खिलाफ, यकीनन जी, इस तरीके से अगर वो action बढ़ा होना रहे हैं तो चाहिए। एक्शन होना चाहिए। यकीनन तो होना क्या आपने चाहिए। इसका कोई मुतालबा रखा या कोई बात की कमिश्नर से या किसी से कि भाई इस तरीके से रिटेलर्स जो है वो कीमत बढ़ा रहे हैं, तो हमें असल इसको में रोकना जी, है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कमिश्नर कराची, देखिए डीएमजी ग्रुप मुल्क भर का ताकतवर ग्रुप है ब्यूरोक्रेट्स का, और ठंडे कमरे में बैठे बाबुओं तक हमारी रसाई नहीं है। और यकीनन कैसे रसाई नहीं है? यकीनन जी, जब हम उनसे मिलने जाते हैं वो हमसे मिलने को तैयार नहीं होते, वो अपनी कीमतें हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और जब आपको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कीमतें दी जाएंगी तो आपका सर्वाइवल नहीं है। आज जो कमिश्नर कराची का रेट है रिटेल साइड पे वो 120 रुपए, फार्मर रेट 105 रुपए लीटर है, और मार्केट में 190 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है, यानी कि 120 से 90 रुपए का बड़ा फर्क है जी। ये 70 रुपए लीटर का फर्क है। ये तो बहुत 40-45% से प्रॉफिट ही है फिर तो। नहीं, देखें, कमिश्नर कराची दानिस्ता दूध की कीमतों को कम रखते हैं, नोटिफिकेशन को, और यकीनन ये जो कीमतों का और नोटिफिकेशन का गैप है इसे भी ब्यूरोक्रेसी इंजॉय करती है, और यकीनन करप्शन है हर जगह, और वतन अजीज का जो हाल है वो आपके सामने ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब फिर खैर ये तो सारी डिस्कशन है, इसका क्या नतीजा निकलता है हम देख रहे हैं। मुसलसल कीमतों में इजाफा होता है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब तो खैर, क्योंकि जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं लोगों के माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, खासतौर पर तमाम सिंध में, बलूचिस्तान में, तमाम इलाकों में, इसके बाद कीमतों में फिर बेहद इजाफा होने वाला। यकीन 200 रुपए से ज्यादा कीमत हो या जाएगी, अल्लाह। क्योंकि आपके पास मवेशी भी नहीं है, आपके पास चारा भी नहीं है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये फूड सिक्योरिटी का मामला है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो प्लानिंग कमीशन है उसे मुस्तफी हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर ये अजनास की बायो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को बंद नहीं करेंगे, मुर्गी, अंडा, गोश्त, दूध मजीद महंगा होगा, इसे आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा शाकिर भाई, इस तरह आपने बताया, तो होलसेलर को अभी आपने कहा कि कुछ 8 रुपए कुछ में दे रहे हैं, 8 रुपए 53 पैसे 8 रुपए 53 में दे रहे हैं, और वो आगे से उसको 20 रुपए कुछ में दे रहे हैं। देखें जी, दूध की कीमतों में फार्मर को जो दिया गया है इजाफा, वो 8 रुपए 53 पैसे का दिया गया है। बिल्कुल खुद मार्केट में 12 रुपए कुछ का इजाफा किया गया है, 11 रुपए और 46 पैसे का इजाफा किया गया। इजाफा करके दिया जा रहा है, 20 रुपए लीटर का इजाफा किया, यानी कि 20 रुपए लीटर में 11 रुपए 46 पैसे मजीद फार्मर को देने चाहिए। ये कमाई हलाल की होगी, उनकी जायज होगी ये कमाई? नहीं, नाजायज होगी यकीनन। ये ज्यादती और है वो ये तो। फार्मर जो इतनी मेहनत करके ये कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन ऐसे में उन फार्मर को कुछ ना मिले और रिटेलर को मिल जाए तो इसकी इस वक्त तो उनको वाकई सही तो कह रहे हैं, इस वक्त तो उनको उठाने की जरूरत है। आप यकीन जाने, हमें खिलाने के लिए भूसा नहीं मिल रहा, हमें घास नहीं मिल रही, हमें अजनास नहीं मिल रहे, हम कहाँ जाएं? और जब ये नहीं होंगे तो आपकी दूध की पैदावार कहां से होगी? आप एक कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं जहां दूर दूर तक ग्रीनरी नहीं है। हर चीज के लिए आपको अंदरून सिंध, पंजाब या बैरून मुल्क पे इंहिसार करना पड़ता सही है। बात और है। जो एक देखिए ना, जो अजनास मेरे मवेशी की जरूरत है उसे मेरी जरूरत की पूरी किए बगैर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो मुजरिमाना फेल है।
अच्छा, इन बातों का जिक्र आप पहले भी हमारे शो में कर चुके हैं और ये पहले कई बार ये जिक्र हो चुका है। आप लोगों ने कोई मुतालबा सामने रखा, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कुछ एटलीस्ट ये सामने तो आए ना मीडिया पर कि हम इस तरीके से मुतालबा कर रहे हैं, मैं इस पर एक्शन होना लाज़मी है? मुसलसल मुतालबा कर रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, तहरीरी तौर पर खतूत लिख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को। देखिए, लंपी स्किन डिजीज पहले लेके बैठ गया इस सेक्टर को। यकीनन आपने देखा दूध 20 रुपए लीटर तक फरोख्त हुआ। ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये दूध की कीमतों को प्राइस कैपिंग से आजाद कर दें, दूध की कीमत को इख्तियार मार्केट के हाथ में दे दें, तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। तो वो यकीनन जब इन्वेस्टर आएगा, कीमतें सही मिलेंगी तो पैदावार एकदम बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें एकदम धड़ाम नीचे आके गिरेंगी। बस पैदावार को बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है और एक दूसरे को बढ़ाना भी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए शाकिर साहब, सदर डेयरी एंड। और हालात का फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। ये बात जो हालात मिल के चल रहे हैं, ऐसे में खासतौर पर कोशिश करनी चाहिए, आप जितनी मदद कर सकते हैं दूसरे की उतनी मदद करें, सपोर्ट करें। ऐसे में एक दूसरे का फायदा उठाना वैसे ही बहुत गलत बात है। अच्छा जी, आपको अब जरा सा परेशानी की सिचुएशन से निकाल कर थोड़ा सा आपका भी मूड चेंज करते हैं और खुद भी हम जरा कोई अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं ना कि हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो जब चैलेंज सामने आता है तो हमारे साथ कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आता है और हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। ऐसे ही कराची में रहने वाले, कराची के कोरंगी में एक नौजवान ने इस तरीके से एक ऐसी चीज बना ली जो लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनी और उसकी आमदनी का भी। जनाब, मिसाल ये कि अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं इस वक्त, जिन्होंने एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा को जीप बना दिया। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक आप रिक्शे को एक जीप में बदल दे तो फिर तो मैं कहूंगा जितना रिक्शा है ना पाकिस्तान में सबको जीप में बदलते हैं। यानी 3 टायरों वाली सवारी जो है वो एक मुकम्मल जीप जो है वो नजर आ रही है। इसको बनाने में इन्हें कितना वक्त लगा, इनके कितने पैसे लगे, इनका ये शौक था या किसी ने इनको चैलेंज किया? मेरी अब्दुल रज़ाक साहब से गुजारिश है कि काइंडली जितने पाकिस्तान के रिक्शे हैं आप सबको जीप बना दें, हमें चलती फिरती जीप नजर आएंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो हमारे साथ मौजूद हैं कोरंगी से अब्दुल रज़ाक साहब, आइए इनसे खुद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो बहुत शुक्रिया सबसे पाकिस्तान में शाज़ी बुरमाया के साथ जो है वक्त गुजारने के लिए। रिक्शे को कार बनाने का ख्याल ये कैसे आया भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये ख्याल जो आया है ना, वो कोशिश ये थी कि मैं जाता था कोरंगी से सरजानी की तरफ। मेरा ससुराल जो है सरजानी में है, तो मैं सोचता था कि यार ये भी रक्षा करूँगा यहाँ से। रक्षे वाले से मालूम करते थे, तो रक्षे वाले कहते थे कि भाई 1500 रुपये लेंगे, 1200 रुपये लेंगे। अब मैं सोचता था यार इतने पैसे अगर ये मुझसे लेंगे तो मैं यार क्या करूँगा, 3-4 हज़ार रुपये तो आने जाने में खर्च हो जाएंगे। तो ये सोच के जी वो भी ससुराल के अंदर और फिर वहाँ का खर्चा अलग। तो ये मैंने सोच के, जब मैंने सोचा, मैंने बोला यार ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं। जीप बनाने का, जीप बनाने की सबसे बड़ी वजह है वो आपका ससुराल है, आप ये नहीं मतलब एक ससुराल ही तो रही है हमारा, और कहीं आते जाते भी नहीं है हम, और कोई है भी नहीं यहाँ पर। अगर वहाँ भी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये सोचता था। अच्छा, दूसरा मैं काम करता हूँ वेल्डिंग एंड फैब्रिकेटर का काम करता हूँ। तो मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि यार क्यों ना एक रक्षा लेके उसको जो है ना जीप की शक्ल दे दी जाए, उसको जीप की शक्ल दे दी जाए। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने बोला यार चलो देखते हैं। वहाँ से मैंने रक्षा लिया, रक्षा लेके उसे काट कर फिर जीप की शक्ल इख्तियार दी। उसको कोशिश की कि यार कैसे करें। फिर नेट के ऊपर देखा कि दूसरे लोग भी बना रहे हैं, बाहर ममालिक में बन रही हैं, छोटे पैमाने पे काम हो रहा है। मोटरसाइकिल पे जीपें तैयार कर रहे हैं वो लोग, पहाड़ी इलाकों में भी चला रहे हैं। मैंने सोचा यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरे पास भी अल्लाह ने दिमाग दिया है, तो यार क्यों नहीं मैं कर सकता? तो ये सोचकर मैंने मेहनत की इसके ऊपर। अच्छा, और बहुत काम किया, यानी 3-4। बिल्कुल आपकी मेहनत हमें नजर आ रही है। रज़ाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसको आपने कन्वर्ट किया किस तरीके से? क्या इसमें इंजन सिर्फ रिक्शे का है और क्या क्या चीजें रिक्शे की आपने इस्तेमाल की हैं? क्योंकि जाहिर बात है जो हम इसमें देख रहे हैं, आपकी मिनी जीप, इसमें तकरीबन हर चीज तब्दील हुई है। तो फिर इस पर खर्चा कितना आया, कितनी चीजें आपने तब्दील की, तरह इस हवाले से भी बताइएगा। जी, इसके अंदर जो है ना रिक्शा काट के रिक्शे का सिर्फ इंजन यूज़ किया और पिछली ट्यूब यूज़ की। इसके अलावा टायर मैंने नए लिए, रक्शे के ही हैं, 10 नंबर के टायर, ये रक्शे के टायर लगाए। अगला जो स्टाइल जो है वो मैंने आल्टो का लगाया है। स्टेयरिंग जो है
ये स्टेयरिंग FX का है और नीचे स्टेयरिंग बॉक्सा जो है वो मेहरान का है जी। और ऊपर की जो बॉडी का जितना परफेक्ट बना हुआ ये सीट्स वगैरह पूरा मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। एक मेरे पास वेल्डिंग प्लांट है, एक ड्रिल मशीन है और एक मेरे पास ग्राइंडर है। सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने ये पूरी गाड़ी तैयार की है। ये नहीं कि इसकी बेंडिंग मैंने बाहर से कराई हो, कोई काम बाहर से नहीं, इसी जगह के ऊपर मैंने सारा अपने हाथों से इसको डेवलप किया है। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुनिया भर से मेरे पास यानी कि पूरा पाकिस्तान से कॉलें आ रही हैं कि यार आपने वाकई बहुत बड़ा कमाल कर दिया, आपने तो इंजीनियरों को पीछे छोड़ दिया। मैंने बोला बस ये अल्लाह की मेहरबानी है और मेरे माँ बाप की दुआ है जो कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और ससुराल वालों का एहसान है। अच्छा ये बताएं अब्दुल रज़ाक भाई कि कैसे आपने ये बनाई, हम तो इतने इम्प्रेस्ड हैं कि बिल्कुल ही हम तो मतलब ब्लैंक हो गए कि इतना जबरदस्त आपने ये काम किया है। तो अभी आपने इसको चलाना शुरू कर दिया है, इसको चला रहे हैं, और जब से लंबा रूट कहाँ गया और ससुराल लेकर गए तो क्या कहा लोगों ने, प्लीज बताएं। मैं अभी जो है ना लंबा रूट मैंने किया नहीं है क्योंकि बारिशों की वजह से आपको पता है कि रोड वगैरह बहुत ख़राब हुए हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा इशू पुलिस का भी आता है कि वो भी रोकेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोरंगी, लांडी, काला पुल यहाँ तक मैं CVO तक ये गाड़ी लेके गया हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत कोऑपरेट किया। वो लोग भी बहुत खुश हुए, बोले भाई एक गाड़ी हमें भी बना के दें आप, ये गाड़ी आपने रक्शे के ऊपर गाड़ी बनाई है। सब देखा उन्होंने और चलाई भी मेरी गाड़ी चलाई भी और बहुत खुश हुए। बोलने लगे नहीं यार आपने बहुत बड़ा कमाल किया है, तो इंशाल्लाह मैं भी आपसे गाड़ी बनवाऊंगा। यानी रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है, मुझे बहुत अच्छा मिला है इसके लिए। अच्छा लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं आपने खर्चे का भी नहीं बताया हमें, क्योंकि मैं आपसे ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जैसे कि आप बता भी रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। अगर फर्ज करें रिक्शा वाला, कोई भी रिक्शा ओनर है, वो चाहता है कि उसके रिक्शे को आप तब्दील कर दें ऐसी मिनी जीप में, तो आप क्या कहेंगे भाई आपका इतना खर्चा होगा, आप इतने पैसे मुझे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। जी अगर वो गाड़ी टायर वगैरह नीचे का हिस्सा मुझे पूरा देता है, टायर वगैरह, ऊपर की बॉडी का जो खर्चा है वो 3 लाख रुपए है। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो गाड़ी मैंने तैयार की है ना, ये गाड़ी तो मैंने बहुत दिल से तैयार की है, तो ये गाड़ी मुझे जो है वो 4.5 से पौने लाख में पड़ी है, पौने 5 लाख में। तो ये खर्चा है इसका। और जो है ये जो इसका जो माया आप एक चीज फील कर रही है, आजकल कोई भी गाड़ी नई गाड़ी आपको 20 लाख से कम की नहीं मिल रही। यानी कि बड़ी इकोनॉमिकल गाड़ी इन्होंने बल्कि जीप तैयार कर दी है ऐसी कि जो खरीदी जा सकती है 5-6 लाख रुपए। एक तो कलर भी इतना प्यारा है, मुझे बड़ा पसंद है ये बेज और न्यूड कलर। ये बताएं अब्दुल रज़ाक भाई तो टोटल कितना लग जाएगा किसी ने बनानी हो? तो बहुत आपने इकोनॉमिकल गाड़ी बना दी। शाहज़ेब बिल्कुल सही कह रहा है आज के दौर में। अगर इसके अंदर अलॉय रिम टायर लगे और स्टीयरिंग बहुत अच्छा वाला लगे, सीट्स बहुत अच्छी वाली लगे, तो ये कम से कम 6 लाख में जो है ना बहुत जबरदस्त तैयार हो सकती है। असल में मेरे पास पैसे की कमी थी, मैंने BC डालकर और ये काम किया है मैंने। 5 लाख रुपए की मैंने BC डाली थी। फिर मैंने बोला यार, हालांकि मेरे पास अपना घर नहीं है, मैंने घर के लिए नहीं सोचा, मैंने बोला यार एक काम करना है, हो सकता है जिंदगी के अंदर ये काम कुछ काम ही आपने रजिस्टर करवा दिया इसको अब्दुल रज़ाक भाई? जी। ये अपनी रक्षा की रजिस्ट्रेशन पे चल रही है? नहीं अभी रजिस्टर वगैरह जी अभी रक्षे की रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही चल रही है। हाँ अभी रजिस्टर नहीं करवाया है। इंशाल्लाह आगे जो है मेरा 4 व्हील के ऊपर बनाने का इरादा है। बच्चे हमें इसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है और फिर आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? मुझे भी चाहिए ऐसी जीप। आप क्या बहुत सारी जीप्स बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल मेरा पूरा आगे का प्रोग्राम यही है कि इससे अच्छी गाड़ी और इससे बड़ी 4 व्हील के ऊपर बनाने का इरादा है। जैसे कि हमारी ये स्टोक गाड़ी हो गई, सन 74 वाली गाड़ियां हो गई, चैम्बर हो गई, इसके ऊपर बड़ी गाड़ी बनाने का इरादा है। और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बेहतर गाड़ी बनाऊंगा और अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, ससुराल तो जिंदाबाद। जो सरजानी में ससुराल ना होता तो ये आइडिया ना आता बनाने का। सरजानी वालों को मतलब मुबारक हो कि चैलेंज
शौक भी आपका है। नहीं, बिल्कुल आपका शौक है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रज़ाक भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ मजीद बातें थैंक यू भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और जैसा कि प्रोग्राम में हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, खैर आपकी मुलाकात भी हमने बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से करवाई, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का आगाज भी हमने सैलाब मुतासरीन के हवाले से किया था, किस तरीके से वहां पर हम देख रहे हैं नुकसानात। लेकिन ये तमाम नुकसानात जो हैं, सैलाब से होने वाले नुकसानात जो हैं, वो हम एक मुआशी सूरत में भी देख रहे हैं। मुआशी नुकसानात भी हो रहे हैं, जिसका इब्तदाई तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है 15 से 20 अरब डॉलर के दरमियान का। इसके साथ साथ सैलाब से मईशत को बराह रास्त 12 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ हम बता रहे हैं, जिस तरह ये अगर जो तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो घरों को, फसलों और लाइव स्टॉक की सूरत में। थोड़ी देर पहले आपसे शाकिर गुजर साहब ये शेयर कर रहे थे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी अपील सैलाब से जो है वो मजमूई नुकसानात का तखमीना तक जो लगाया, उसके बाद वो 30 अरब डॉलर तक का बयान किया। और इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डेंजर जोन में आ चुका है अपने इकोनॉमी और अपनी तमाम सिचुएशन को देखते हुए। वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जो कि वाकई बहुत खतरनाक है। इसी पे मजीद हमें बात करने के लिए और हमें रहनुमाई फरमाने के लिए हमने राब्ता किया है डॉक्टर वकार मसूद साहब से, जो हमें बताएंगे कि ये सारा तखमीना लगाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और वैसे भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं इनमें क्या सदाकत है और सिचुएशन दरअसल कैसे बेटर हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, अभी तो हम ये मुल्क इसे हम कहते हैं कि रेस्क्यू और रिलीफ के मोड में है। अभी भी आपने देखा दादू के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ मखदूश होती जा रही है। तो ये वाला सिलसिला के नुकसानात क्या हैं? कुछ इब्तदाई काम शुरू हो गया है जहाँ पानी उतर गया है और नॉर्थ की साइड के ऊपर, लेकिन अभी जो है ये बहुत इब्तदाई तखमीने हैं। बाकायदा एक डैमेज नीड असेसमेंट कहलाता है, डीएनए डैमेज नीड असेसमेंट। तो वो डीएनए स्टडीज़ होंगी और उसमें सही तखमीने लगाए जाएंगे, और यकीनन उसके बाद जब वो तैयार होगा तो जितने भी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं दुनिया में, जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो सब जमा होंगे। इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, और जिसके अंदर ये, अगर आपको याद हो, 2005 के अंदर जब ज़लज़ला आया हुआ था तो नवंबर 2005 में भी इसी तरीके की एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, और वहाँ से जो ज़रूरी वसाइल थे वो हासिल हो गए थे, और सारी तामीर नौ जो है वो फिर उसी मदद के ज़रिए से हुई। लेकिन वकार साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, खैर कि पाकिस्तान पर वैसी ही पहले मुश्किलात थी, ख़ासतौर पर मईशत को लेकर, और हम IMF से बहाली के लिए कोशिशें कर रहे थे, और उसके बाद सैलाब ने तकरीबन, अब जैसे कि बताया जा रहा है, अगर 20 अरब डॉलर का भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का एक एग्रीकल्चर ये लैंड है, और ऐसे मुल्क में फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना, लाइव स्टॉक को नुकसान हो जाना, आप नहीं समझते कि अब इसको रिकवर करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा? क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम मुश्किलात में थे और अब मज़ीद मुश्किलात आ खड़ी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये कुदरती आफत है, इसके मुतालिक जो है कोई उसका तयन नहीं हो सकता, और बहरहाल उससे निमटना है हमने। जी, वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा ये भी जो है नहीं बताया जा सकता कि जनाब कितना वक्त लगेगा, लेकिन इसके वो असरात जो पानी की मौजूदगी की वजह से हुए हैं, उनके मुतालिक अंदाज़ा यही है कि जो गंदम की फसल है इंशाअल्लाह ताला, उसे उसकी बुवाई के लिए जो है वो बर वक्त मुमकिन हो सकेगी,
और लेकिन उससे पहले यानी कि आपको मालूम है कपास के साथ क्या हुआ है, चावल के साथ भी, और गन्ने की फसल शायद इतनी मुतासिर नहीं हुई है, मकई बहुत मुतासिर हुई है। तो ये वाली जो फसलें हैं इनके मुतालिक तो आपके इल्म में है कि जनाब वो सारी की सारी फसलें जो हैं उनका बड़ा हिस्सा डूब गया, खुसूसन जो सिंध के अंदर है या साउथ पंजाब में है। तो ये जब पानी उतर जाएगा तो यहाँ पर बुवाई मुमकिन हो सकेगी और शायद अगले साल जो है वो फिर हम नॉर्मल क्रॉप हासिल कर सके। लेकिन ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है इसमें वक्त लगेगा। पुल टूटे हैं, सड़कें ख़त्म हो गई हैं, अब ये लाइव स्टॉक का तो वन ऑफ लॉस है, तो इसमें दोबारा इसको बिल्ड करने में वक्त लगेगा। तो यानी इस साल मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर इस साल कोई ग्रोथ ना हो, क्योंकि ये नुकसानात जब आप अगर रखें सामने तो उसके बाद बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि पॉजिटिव ग्रोथ जो है हमें नज़र आए। लेकिन सर आप सही जिस तरह फरमा रहे हैं, अब आप इस बात से भी मेरा ख्याल है इनकार नहीं करेंगे कि मुल्क में तकरीबन 45% मुलाजमतें जो हैं वो बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है वो ज़राअत से जुड़ी हुई हैं। फिर अगली फसल लगाने के लिए भी ऑब्वियसली इस वक्त किसानों को ज़मीन तैयार करने में और एक वक्त भी लगेगा, बहुत बड़ा भी है, तो ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बैरियर है जिसको पार भी करना है, एक हर्डल। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और देखें मतलब इसी वजह से हुकूमत जो है वो अब तक उसने 25,000 फीकस के हिसाब से BISP की सपोर्ट दी है। मैं समझता हूँ शायद जल्द ही इन्हें एक और इसी मकदार की सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी ताकि लोग जो है अपना बीज खरीद सकें और अपनी ज़मीन को बना सकें और फिर कुछ अपने बच्चों का ख्याल भी रख सकें। जैसे ही वो वापसी करेंगे अपने घरों के अंदर आएंगे, बाज़ जगह तो घर मिट गए हैं, बलूचिस्तान के अंदर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नेस्तो नाबूद हो गई हैं वो बस्तियाँ जिनके ऊपर ये आई। तो ये बड़ा पानी हर जगह, झील का मंजर है। जी हाँ, पानी। अब जहाँ अब बलूचिस्तान में जहाँ उतर भी रहा है वहाँ लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ था हमारा घर। तो ये हमें घर भी बना के देते हैं लोगों के, और उनके पूरे के पूरे जो मोहल्ले ख़त्म हो गए हैं और रहने की जगह ख़त्म हो गई हैं, उन सबको हमें बनाना पड़ेगा। सही बात है। और सर खास तौर पर IMF के बेल आउट पैकेज की बात करते हैं, जब हमें IMF से कर्ज मिल जाता है उसके बाद हम उसको एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जब ऐसी मुश्किलात भी मुल्क पर आ गई हैं तो आपके ख्याल में वो तो सारा पैसा जो हुकूमत के पास ऑलरेडी अगर वो कोशिश भी कर रही है रिहैबिलिटेशन के लिए भी या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए भी दोबारा से, तो फिर तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम एक बार फिर कर्ज में डूब जाएंगे। तो आपके ख्याल में आने वाले जो 1 और 2 साल हैं 2023 तक या 24 तक पाकिस्तान के ऊपर काफी मुश्किलात रहेंगी कर्ज को लेकर भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्ज जो है ये तो मतलब ये ऐसा नहीं है कर्ज इसके मिलने से आपके मसाइल सारे के सारे हल हो जाएं। आप अभी देख रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और बड़ी परेशानी का आलम है। देखिए मैं एक बात आपसे अर्ज करूं शाहजेब कि ये तमाम मसाइल एक तरफ, लेकिन एक मसला तो खैर हमारा अपना पैदा किया हुआ है, यानी हम पाकिस्तानी आपस में सियासी तौर पर दस्तो गिरेबां हैं, और ये ऐसा सिलसिला है जिसकी वजह से बेयकीनी पैदा होती है और फिर जो सरमायाकार है उसका एतमाद मजरू होता है, और वो ऐसी क़ुव्वतें जो इन मौक़ों को समझते हैं कि यार ये तो भाई मतलब गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, पैसे बनाओ, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी होती है और यानी मसनूई किल्लतें पैदा की जाती हैं। जो भी कुछ नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर और फॉरेक्स मार्केट में, ये दरहकीकत आदम एतमाद का नतीजा है, और लोग जो हैं वो समझ रहे हैं आसानी के मामलात फरमाए और
हम इस वक्त बिल्कुल सर, ऐसा रेफरेंस बहाल करने के लिए इकदाम फौरी तौर पर उठाने पड़ेंगे ताकि एटलीस्ट जो सरमायाकारी है वो होती रहे, हमारे मुल्क की मईशत कुछ संभले। थैंक यू वेरी मच वकार मसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और खासतौर पर हम इस चीज़ को समझ सके कि इस वक्त खासतौर पर जो हालात हम देख रहे हैं मुल्क भर में सैलाब के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान को संभलने में अब कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुश्किल हालात में मुख्तलिफ मौकों पर संभालने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं माया, और बड़ी मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी की बाजी या कह लें कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर कोशिश करते हैं दूसरों को बचाने की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर हम सवात की बात करें तो ऐसे लोग भी हैं जो दरियाओं की बेरहम मौजों से लड़ते हैं और सैकड़ों डूबने वालों को रेस्क्यू करते हैं। इनमें एक जो है हिलाल भी है, जो पूरे खानदान, हिलाल खान भी हैं जो पूरे खानदान समेत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे शाजिद ने बताया कि इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। कुछ लोग इसी मुश्किल में रहते हुए भी दूसरों को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया सैलाब में भी उन्होंने 2 दर्जन डूबते लोगों को बचाया भी शाजिद, और आम दिनों में अगर उनकी बात करें तो वो सवात में आने वाले सायों की जो है वो जिंदगियां बचाने की मुहिम भी रखते हैं। इस तरह यानी कि नॉर्मली वो ये काम करते रहते हैं, और खासतौर पर अभी ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर सैलाब की सूरत हाल है। तो हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवा, हमारे स्वात के नुमाइंदे उबैद फजल ने उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है, वो आपको तफसीलन दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाई स्वात के किनारे मौजूद हूँ और आज मेरे साथ मोहम्मद हिलाल मौजूद है। मोहम्मद हिलाल गुज़श्ता 35 सालों से दरियाई स्वात में ना सिर्फ डूबने वाले अफराद की लाशों को निकालते हैं बल्कि इसके साथ साथ सैकड़ों अफराद को इन्होंने रेस्क्यू भी किया हुआ है। हालिया सैलाब में मोहम्मद हिलाल ने 24 अफराद की जान बचाई है और मोहम्मद हिलाल आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कब से आप अभी ऑपरेशन कर रहे हैं और हालिया सैलाब में आपने 24 अफराद की जान बचाई है, तो क्या कहेंगे आप? गुज़श्ता 35 सालों से जो लोग दरियाई स्वात में डूब कर लापता हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लाशों को निकालते हैं और कई जिंदा लोगों को, सैकड़ों लोगों को जिंदा बचाए है। और जो हालिया सैलाब आया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने, मेरे भाइयों ने और हमने मिल के 24 बंदों को ज़िंदा बचाया। और ये मुख्तलिफ जगहों पे था, छोटा कालाम था, हज़ारा था, कबल था, ये उडिग्राम था। और मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये दरिया इंतहाई ख़तरनाक है और ये किसी का लिहाज नहीं रखते। मेरे ऊपर भी ख़ुद एक मेरी किश्ती उलट गई थी जिसमें मेरा बेटा मुझसे डूब गया था, लेकिन अल्लाह का करम था कि लोगों की दुआई थी कि वो मेरे भाइयों ने बचाया और मेरी किश्ती भी उल्टी सीधी थी, वो भी मेरे भाइयों ने बचाई थी। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन मोहम्मद हिलाल दरियाई स्वात के बेरहम मौजों से लड़ता है और स्वात एक सयाहती इलाका है, तो हर साल लाखों सयाह यहाँ पर आते हैं और दरियाई स्वात के ठंडे ठार पानी से मज़े लेते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात वो सयाह और यहाँ के मकामी लोग दरियाई स्वात के बेरहम मौजों के नज़र हो जाते हैं, तो फिर मोहम्मद हिलाल जैसे लोग इनको बचाते हैं और इनको रेस्क्यू करते हैं। लेकिन मोहम्मद हिलाल कहते हैं कि अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे और हमें सामान मुहैया करे तो मोहम्मद हिलाल बहुत सी यहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगे और यहाँ पे मोहम्मद हिलाल जैसे लोग पैदा होंगे जो लोगों की ज़िंदगियों को ना सिर्फ बचाएंगे बल्कि डूबने वाले अफराद की लाशों को भी निकालेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे मुलाकात करवा रहे थे वहाँ पर जिस तरीके से स्वात में वो काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये बड़ी मेहनत का काम है और इन बेरहम मौजों से लड़ना, उनका सामना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन अब हमें आपकी किसी और से मुलाकात भी करवानी। बिल्कुल, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही ज़हीन नौजवान से करवा रहे हैं जो कि मुझे बहुत पहले से मेरे शोज भी देखते रहे हैं और हम तो उनके बारे में कहने वाले थे कि हम उनके फैन बन जाएंगे उनके बारे में सुन के, वो तो उन्होंने उल्टी बात हो गई निकल आई है भाई। बिल्कुल, और उल्टे अल्फाज जिन्हें शीशे में देखें तो सीधे नजर आए, ऐसा वो लिखते हैं। तो और कहते हैं ना, किसी ने मार देती है जिंदगी ठोकर, जहन जब उल्टे पांव चलता है। तो यहाँ पर उल्टा लिखने वाला लोगों के दिल जीत रहा है भाई। वाह, बिल्कुल ऐसे ही। और अब उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरखास्त भी दे दी है कि वो 1 मिनट में 200 इंग्लिश और उर्दू के अल्फाज लिख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि हम ये देखना भी चाह रहे हैं कि वो कैसे लिखते हैं, और जो वो लिखते हैं क्या वो मिरर इमेज होता है ताकि वो आपको मिरर में जो है सीधा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मिरर तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनसे जानने की वो कैसे ये जो है मुख्तलिफ अल्फाज लिखते हैं। मैं भी यहाँ पर अच्छा मैंने दिखा ठीक है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, दावत दी है जुबैर को। जुबैर अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जुबैर, ये जो हम सब कुछ सुन रहे हैं और ये उल्टी उल्टी बातें सुन रहे हैं और उल्टे अल्फाज सुन रहे हैं, ये आप लिखते कैसे हैं और क्यों लिखते हैं?
लिखने की वजह शुरू हुई 2016 से। अच्छा। ये एक रैंडम चीज़ थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक स्टोरी है इसके ऊपर भी। मैं बैठा हुआ रोज़ाना की तरह अपना काम कर रहा था। एक फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई थी और उसके अंदर कुछ पेपर्स थे। तो मेरा हाथ लगता है, वो पेपर्स नीचे गिरते हैं। तो मैं उसको उठाने के लिए झुकता हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट सा एक पेपर होता है। उस पेपर के अंदर बहुत सारे साइन हुए होते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता है। मेरा नेचुरली एक जगह फोकस जाता है, वहाँ वर्ड लिखा हुआ होता है अफजल। अच्छा। अब जैसे ही मैं उस पेज को टर्न करता हूँ, वापस साइन दिखते हैं। तो मैं उस चीज़ को ढूंढता हूँ कि अफजल कहाँ लिखा हुआ। अफजल कहाँ लिखा? दोबारा टर्न करता हूँ, दोबारा अफजल नजर आता है। तो वहां से इस चीज़ का आगाज होता है कि मिरर इमेज इस तरीके से भी काम कर सकती है कि आप अल्फाजों को ये शक्ल भी दे सकते हैं। तो मैंने नेचुरली फौरन से कलम उठाया और वो चीज़ दोबारा वहाँ पे लिखी। अच्छा, वहीं पे ऑफिस में एट अ टाइम। और वो फर्स्ट टाइम पे इतनी एक्यूरेट थी। तो स्पीड थोड़ी सी कम थी, लेकिन एक्यूरेसी लेवल हाई था। जाहिर वो दिमाग में क्लिक कर गया था ना उस मोमेंट के लिए, ये क्या है, इस तरह कैसे। तो बचपन से मुझे क्रिएटिव चीजें करने का बड़ा शौक है। मैं करता भी रहता हूँ कोई प्रोडक्टिव काम। तो बस यहाँ से मुझे एक चीज मिली कि इस चीज को मैं शौकिया तौर पे आगे बढ़ाता हूँ। जबरदस्त। लेकिन वक्त के साथ मुझे काफी उबूर हो गया इसके ऊपर। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इसको एक पहचान देने का वक्त आ गया है। क्या बात है। वाकई में आप बता भी रहे थे बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है ये वाली। हाँ, ऑलमोस्ट 7 साल से मैं कर रहा हूँ। 2016 से इसकी प्रैक्टिस ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ। मतलब लेकिन ये जो मिरर इमेज की राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये बहुत पुराने वक्तों से, बहुत पुराने वक्तों से है। मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने जितनी मेरी रिसर्च है, मैंने विकीपीडिया गूगल किया है। 17वीं 18वीं 19वीं सदी की बात है, जब सुल्तानत उस्मानिया का दौर था। तो ये चीज़ें उस वक्त एग्जिस्ट किया करती थी। लोग इसको कैलीग्राफी में यूज़ करते थे, मिरर रिवर्स के अंदर। लेकिन वक्त के साथ ये ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो हमें एम्बुलेंसेस के ऊपर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन उसको हम सिस्टमैटिकली उसको उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। लेकिन अब ये चीज इंशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आ गई है काफी। अच्छा, हमारे पास भी बहुत सारे कैमरास हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उल्टा नजर आए। तो आप लिखे, हम लिख के चेक करते हैं क्या और क्या लिखने जा रहे हैं। हमारे लिए क्या लिखने जा रहे हैं? अच्छा लिखिएगा प्लीज। मैं आपके शो का नाम ही लिखता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में लिखते हैं? दोनों में लिखता हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। जब मेन चीज इसमें होती है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी लेवल। सही बात। सही है। तो ये कैमरा हमारा फोकस भी कर रहा है और इस वक्त ये वाला हाथ रिमूव कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि वो शॉट भी आ जाए। वो नीचे रख, ऐसा लग रहा है हम क्लास में बैठे चीटिंग करते थे, नीचे कहते हाथ कर रहे होते रखे हुए। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं। पढ़ो, ये तो चैलेंज है। एक तो मैं भी उल्टा बैठा हूँ, ऊपर से वो भी उल्टा है, ऊपर से लिख भी उल्टा रहे हैं। मैं कैसे पढ़ूं? ना माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने ये जहानत की बात है कि अल्लाह ने जो है नॉर्मल हर चीज दी, दिमाग, सोच, आसाब, हर चीज, हाथ पैर सब सलामत, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा टैलेंट। अच्छा, आप उनकी स्पीड देखें लिखने की। मतलब वो ऐसे लिख रहे हैं जैसे हम नॉर्मली राइटिंग कर रहे होते हैं सीधा। हमारी तो नॉर्मली भी इससे स्लो होती है। ये तो उल्टा भी बहुत स्पीड में लिख रहे हैं। चलिए ये लें, आप पढ़ें प्लीज। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है जनाब क्या लिखा है? हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान विद माया खान एंड शाहजेब। सुबह सवेरे पाकिस्तान ऊपर लिखा उन्होंने जनाब अंग्रेजी में और नीचे लिखा उन्होंने उर्दू में। तो मुझे ऐसे रखने को ऑर्डर है। आप ऐसे रखें, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मैं हिरासत में नहीं आता तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अरेस्ट हो गई हूँ। लेकिन अच्छा, इस तरह नहीं आएगा। अब आपको नजर आएगा, अगर मैं इसको लाइट की तरफ करूं तो ये लाइट से आपको नजर आएगा उल्टा। एंड दैट इज हाउ इट्स अबाउट। यहाँ सीधा नजर आता है। बटर पेपर पर ना जब आप इसको लिखते हैं तो इसको ज्यादा क्लियर नजर आता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान विद माया खान और शाहजेब। अभी आप देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा, सुबह सवेरे पाकिस्तान विद माया खान एंड शाहजेब, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ठीक है ना? तो ये मैं लाइट की तरफ इसलिए करते हैं कि आप लोग इसके पैसे अलग से होंगे। तो ये मैंने किया आप लोगों के लिए। और सुबह ये जब तुमने लिखा, चलो लेट्स गो बैक, जब जरा तुम लिख रहे थे और तुमने किसी को दिखाया तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था तुम्हारे आसपास के लोगों में? अच्छा, उस वक्त जब मैंने लिखा तो मेरे लिए बहुत आम सी बात थी। मैंने एक शौकिया तौर पे इसको स्टार्ट किया था। लेकिन वो वक्त के साथ इतना पैशन हो गया मुझे इस चीज़ के अंदर, फिर मुझे फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगी कि इस चीज़ को आप आगे लेकर जाओ, आप इसको इसके थ्रू पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आलमी सतह पर। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने गिनीज के अंदर लास्ट वीक ही मैंने अप्लाई किया है। वेरी नाइस। गिनीज के अंदर मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो रिकॉर्ड क्या है कि तेजी से इन अल्फाज को मिरर राइटिंग, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है जिसका मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूं। कोई भी नहीं पूरी दुनिया में। फौरन कर लो,
फौरन कर लो इससे अपने पहले नाम। कोई और है, इससे पहले हमारा प्रोग्राम देख कोई और कोशिश करे, जो लिखता हो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, तो जब एग्जाम्स वगैरह होते थे, अब 2016 से स्टार्ट किया था ना? 16 से स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं चीटिंग नहीं हो सकती, मेरे हाथ हमेशा कांपते थे चीटिंग करते नहीं ऐसी बात नहीं, मैं मुझे वाकई नहीं आती चीटिंग करना, आते होते तो मैं आज यहाँ होती। अच्छा सुनो, बात बताओ मुझे, जब अब माशाल्लाह ये कर रहे हो तो अब एग्जाम्स वगैरह सब में कोई मतलब हेल्प हुई इस तरह लिखने विखने में? नहीं, एग्जाम्स तो मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, हो गई थी ना, वही मैं कही 2016 में। तो घर वाले अंडरस्टैंड करते हैं इस टैलेंट को? बिल्कुल करते हैं। मेरी सिस्टर बहुत अप्रिशिएट करती है, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, हर तरीके से मिलती है। मतलब मुझे ऑफिस कलीग वगैरह बड़े सपोर्ट करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्टिव काम है, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा, बेसिकली मैं ग्लोबल एक्सपोर्ट एक प्राइवेट कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर, उसके अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर कंप्लायंस की जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो मेरा बेसिकली जॉब वो है, ये मैं शौकिया तौर पर करता हूँ। कभी ऑफिस में कोई उल्टा लेटर तो नहीं लिखा बॉस को कि हमको समझ में नहीं। अच्छा, इसको हम यूज कर सकते हैं इस चीज में, जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है, लेकिन अगर उसको आप रिवर्स में लिख लें तो वो एक सीक्रेट मैसेज आपका कन्वे कर सकती है। जो आर्ट लवर हैं उनको अगर हम ये सीख लें और उनको कैलीग्राफी में अगर वो इसको रिवर्स लिखें। अच्छा, आप इस साथ कैलीग्राफी करते हैं? कैलीग्राफी नहीं करते, हालांकि मेरा इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान है कि मैं इसको सीखूंगा। आर्टिस्ट जो लोग हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो कभी कोई मिला अपने जैसा? अपने जैसा नहीं मिला जो लिखता हो इस तरह का? नहीं, इसके नहीं, मुझे नहीं मिला। अच्छा, that's very nice। हमारे साथ जुबैर थे जनाब, एक कराची से रहने वाले नौजवान हैं। ये मिरर इमेज राइटिंग आपके सामने इन्होंने लिख के बताई और हमारे लिए लिखा उन्होंने, अच्छा प्यारा। मैं अपना नाम भी लिखवाऊंगा एक अच्छा सा ना उल्टा। वेरी गुड, ठीक है, आप नाम लिखवाएं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब रही हमारे साथ छोटे से वक्फे के बाद शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाज़िब ने इतने सारे मेडल्स जीत लिए, इतनी सी ब्रेक में मैंने इतने सारे मेडल जीत लिए, इतने सारे। मतलब बच्चे ने कहा अब तो मैं ना पंप अप हो गया हूँ जुबैर से मिलकर, मैंने भी कोई रिकॉर्ड बनाना है। इसमें गोल्ड मेडल भी है, नेशनल लेवल के मेडल्स भी हैं, सिंध लेवल के भी हैं, कराची में केज फाइटिंग लीग भी है। लेकिन ये किसके मेडल्स हैं? लेकिन अगर दही बनाने का कंपटीशन होगा तो शाज़िब के सारे मेडल्स मिल सकते हैं। वेरी लेम जोक्स। लेकिन ये जो मेडल्स हैं ये मेडल्स असली हैं। अच्छा, और ये मेडल आपने यहाँ भी लगाए हैं? भी मैं लगाए हुए अपने पूरे इस तरह अपने आईपैड के पीछे। और चाय की दुकान पर काम करने वाला आगा कलीम किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या बात है शाज़िब, ये सारे मेडल्स उनके हैं? सारे मेडल्स उनके। उनका ताल्लुक कोयटा से है और कोयटा के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। और आई एम श्योर इनकी तरफ से भी बहुत परेशानी भी होगी। वो कराची में अपने रोजगार के लिए मौजूद है और उनका टैलेंट इन्हें अब कामयाबियां माशाल्लाह दिला रहा है। बिल्कुल, अब तक वो 21 फाइट्स कर चुके हैं, जिनमें से 20 जीते हैं, यानी कि सिर्फ एक फाइट हारे। वो भी हम वजह पूछेंगे क्यों हारे वो एक फाइट भी। लेकिन नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। आखिरी मैच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाड़ी को हराया है और अब उनकी नजरें रूस में होने वाले टूर्नामेंट पर हैं। और किक बॉक्सर हैं ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आगा कलीम। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इतने सारे मेडल्स उन्होंने कहां जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको बहुत मुझे इनवाइट किया। आप अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे मेडल्स आप लेकर आए हैं, इस पर बड़ी खुशी हो रही है। साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप करीम हमें ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं और किक बॉक्सिंग भी करते हैं, कराची में रोजगार के लिए आए थे? बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो कोयटा न्यू किली करबला शाईकोट से। मैं रोज़गार के सिलसिले में आज से 10 साल पहले आया था कराची। तो सारा वक्त जो था पहले काम पे था, तो उसको की तरफ तो ध्यान नहीं था। तो आज 3 साल पहले जो मैंने एक एकेडमी देखी तो मैं वहाँ जाता था। तो लगातार 4-5 दिन जब वहाँ गया तो वहाँ के उस्ताद ने कहा यार आपको नोट कर रहा हूँ 3-4 दिन से आप आ रहे हो, को एडमिशन चाहिए, मुझे बताओ कोई मसला है? मैंने कहा जी चाहिए तो है मगर मेरे पास फीस नहीं है, मैं फीस पे नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। मैंने कहा जी। तो उसने कहा भाई क्लब से, उसने मुझे अपनी वर्दी दी, बोला ये वर्दी पकड़े आप सिर्फ आए। तो 4 दिन हुए जब मैंने कहा सर ने कहा फाइट करोगे? मैंने कहा इतनी बड़ी खुशी की बात है जब मुझे आपने कहा 4 दिन बाद ही। तो हम लोग ये कि आखिर तक लड़ते हैं, पटांग के नाम से मशहूर है, तो लड़ते हम लोग हिम्मत नहीं हारते।
तो 4 दिन बाद मैंने फाइट की तो 3 राउंड मैंने पूरे निकाले। बाय पॉइंट जो था मेरी पहली फाइट थी वो मैं वहाँ हार गया था, मेरी पहली फर्स्ट फाइट थी वो। अच्छा। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर आल पाकिस्तान खेला, आल कराची खेला, आल सिंध खेला, वुशु चैंपियनशिप खेला, 2 बार काइजम डे पे विन किया और 2 बार इकबाल डे विन किया। सामने लगे हुए K7 की टफ फाइट जो थी वो साल में 1 बार आती है K7 की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन की। अब मेरी नजर जो है वो रूस के शहर में और कजाकिस्तान में फाइट होने वाली है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर जाने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, क्या वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं वहाँ जाने के लिए? जी मुश्किलात तो बहुत सारी है, तभी मैंने एक ग्रुप में पोस्ट वगैरह की थी कि मैं बहुत आजकल बड़ा चल रहा हूँ डिप्रेशन में कि मुझे किसी तरह 3 बार मुझे जो है मेरी कैंसिल हो चुकी है फाइट, जो कि स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से। तो अब मेरे गाँव में जो मेरा एक स्पॉन्सर है जनाब क्यामुद्दीन आगा, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो है मेरी टिकट का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिए। बाकी ये जो ट्रैवल है, फूड है और प्रोटीन है, ये चीजें रह गई है। अब हाल स्पॉन्सर जो है मेरा रह चुका है, तो जो अब थोड़ी उम्मीद हो गई क्योंकि जो आपसे स्पोर्ट्स मिल चुका है कुछ तो बड़े ना। जी बड़े। फेडरेशन आपको कितना सपोर्ट करता है? फेडरेशन तो पाकिस्तान में सपोर्ट तो कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट से प्राइवेटली आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे तो आप जा सकते हैं। जी प्राइवेटली सब कुछ। हाँ पता है क्या, मैं मतलब एक बात बताऊं ना, अभी पाकिस्तान के जो है हैवी वेट जो है ना वो अभी जो है जीत कर आए हैं ना। जी बॉक्सिंग। हाँ बॉक्सिंग में ना और रेसलिंग में बेसिकली वो करके हैवी वेट में जो करके आए ना हमारे भाई, तो वो कल भी हमारे प्रोग्राम में थे वो मौजूद। और उनका फिदा हुसैन जो है, अच्छा उनको गवर्नमेंट पहले तो बहुत कम उनको सपोर्ट थे, लेकिन इस बार उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी। तो तुम किसी के पास गए हो, किसी हुकूमत? मैं बहुत से लोगों के पास गया हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आगे से कहते हैं भाई आप मशहूर नहीं हो, आपके पास कोई बैक नहीं, तो हम आप किस तरह सपोर्ट करें, आप मुझे क्या दोगे? मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको रिजल्ट दूंगा। मैं अपने पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, मुझे किसी उम्मीद नहीं, मैं अपनी रोजी कमाता हूँ 600 जुबे गाड़ी। जिस दिन आप एक भी गोल्ड मेडल इंटरनेशनल ले आएंगे ना, फिर ये सब स्पॉन्सर्स आपके पीछे पीछे भाग रहे होंगे। इंशाल्लाह मैंने 5-6 कंपनी से रब्ता किया, मैंने कहा सर मुझे स्पॉन्सर करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा। और मैं मुझे उम्मीद है कि मुझे भरोसा है अपने ऊपर, क्योंकि मैं ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड ला सकता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मैं ही चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज है मुझे जो स्पॉन्सर करे, ताकि मैं जो आने वाले रूस में इवेंट है नेक्स्ट मंथ में, आगा कलीम को जितने भी लोग देख रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, या वो तमाम कंपनीज हो, कोई भी हो, वो इनफरादी कोई शख्स हो, अगर वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज करें, क्योंकि इनकी जो अगली फाइट है रूस की, खासतौर पर जो टूर्नामेंट है, अगर उसमें ये कामयाबी, अगर क्या बल्कि इंशाल्लाह कामयाबी समेट कर ही वापस आएंगे तो कितनी खुशी की बात होगी पाकिस्तान के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो मेरे ख्याल में जितना सपोर्ट करना बनता है वो हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि आपने इतनी किक बॉक्सिंग की है, तो अभी आप बता रहे थे कुछ फ्रैक्चर्स भी हो गए थे आपको? जी MMA की टॉप क्लास फाइट थी, मैं पहला शख्स था अपने पूरे बल्दिया से जो मैंने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फाइट विन की, और मगर मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, टूट गया था। तो वो भी फाइट में एक 1 हैंड से लड़ रहा था, फ्रैक्चर हो गई थी 1 हैंड से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो फाइट मैंने विन की, वो फाइनल के क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब आप ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्या वो कहते नहीं कि चोट लग गई बस कर दो, घर बैठ जाओ, अच्छा खासा चाय का काम कर रहे थे, तो मैं क्या है हड्डियां तोड़वाने का शौक? पॉइंट है, जब मैं पहली फाइट लड़ गया मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो मेडल तो मिल गया, ब्रॉन्ज सिल्वर मिल गया, मैं घर जाके अपनी अम्मी को बताऊंगा। मैं क्या सिल्वर का चप्पल नहीं पड़ा अम्मी से? यही बता रहा। तो जब मैं वहाँ घर गया तो मैंने कहा अम्मी, मैंने कहा जी क्या हुआ? मैंने कहा आज मैं फाइट जीत गया हूँ। तो मैंने सुना फाइट का नाम, बयां निशान देके वहीं से चप्पलें मुझे मारे। बहुत अच्छा बोला भाई खत्म, आज के बाद कहीं नहीं जाओगे। जो पहले मेरी टाइमिंग जो थी ड्यूटी की 8 घंटे थी होटल में, तो अब बढ़ा के ना 13 घंटे कर देगी, कहीं नहीं जावे। उसको डर था कि कहीं नहीं जावे, बस ये अपना काम करे और काम से डायरेक्ट घर आवे। देखो वो तो ऐसी फाइट है, उससे दुनिया में कोई नहीं लड़ सकता। बिल्कुल मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैसे मनाया तो उनको? फिर मैंने मनाया नहीं, मैं जाता रहा चुप के जाता रहा। तो मैं यूँ करता रहा, मैं बड़ा डिफेंसली खेलता रहा कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए। अब रिसेंटली जो मेरा फाइट हुआ ना, उसमें मेरे हार्ट फ्रैक्चर हो गया था और यहाँ पे बहुत सारे निशान पड़ गए थे, खून से भरे हुए थे। तो उसी दिन मेरी वालिदा गांव से आई, मैं परेशान, मैं अब क्या करूं, किस तरह मैं सामने में जब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मिला, बोला पीछे हाथ मात नहीं मिला मुझसे। मैंने क्या हो गया? बोला ये अपनी हालत देखो, खून देखो क्या है। मैंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया था, लग गया था मुझे, मैंने नहीं पता कि मेरे फाइट हुई। अब ये हाथ जो मैंने छुपाया हुआ था अंदर, फ्रैक्चर यहाँ बांधा हुआ था, वो भी नहीं बताया। तो मैंने बहुत सी चीजें जो अपनी वादा छुपाई है, जो आज तक छुपाई थी, अब क्या करोगे? अब डबल चप्पल आएगी तो नहीं। अब जो है, अब मेरी वादा ने जब मैंने नेशनल जीता, बड़ा लोगों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, गाँव वालों ने। तो तब जब लोगों ने कुछ गाँव घर के लोग आए, बोले भाई आपका माशाल्लाह बेटा ने नेशनल चैंपियन विन किया, तब उन्होंने प्राउड फील हुआ, उन्होंने जो है ना तस्लीम किया। तो इसके पीछे रीजन है 3 साल जो मैंने चुपी फाइटें के लिए, तो उसको भी अंदाजा हो गया कि इसने प्रोफेशनल हो चुका है।
अच्छा हो गया, यानी कि जब माँ को तुमने मना लिया तो तुम गवर्नमेंट को भी मना लोगे। फिर उन्होंने मुझे अभी 5-6 महीने पहले उन्होंने मुझे पासपोर्ट बना के दिया, पासपोर्ट, और उन्होंने कहा मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह आप लगे रहो, बस बाकी मैं आपको किस तरह रोक तो नहीं सकती हूँ। अब तो नहीं रोक सकती, अब तो उनकी दुआएं अच्छा, तुम्हारे दो साथ बातें हैं। मुझे बताइएगा आप कलीम के, एक तो ये कि अब आपकी जो रूस में फाइट है वो किस कैटेगरी में, और सेकंडली कि अभी भी आप होटल पे कर रहे हैं काम? जी जी, मैं रात को ड्यूटी करके आया हूँ। चाय भी पीनी है मैं तुम्हारे हाथ की, आगे पियेंगे। बिल्कुल, मेरा स्टाफ में होटल है, तो मैं अभी रात को ड्यूटी पे करके आया हूँ और सुबह क्लब गया हूँ, 8 बजे के बाद डायरेक्ट इधर ही आया हूँ। अच्छा, तो ये जो है रूस में जो मेरी फाइट है, अभी जो सिस्टम में बैठा हूँ, मेरे वेट जो है 55 वेट है, 55। तो फिर मैंने वेट को लूज करना पड़ता है 2 दिन के अंदर 4 kg। उसके बाद जो वेट, जो मेन मसला हमारा वेट लूज का है, हम जब वेट लूज करते हैं ना, हम पैराशूट पहनते हैं, 2 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ कावा छे लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं। उसके बाद रनिंग बेशुमार रनिंग करते हैं, 4 किलोमीटर एक पर डे। तो जो 2 दिन में 4 किलोमीटर डे, तो 2 दिन के अंदर हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं और पैराशूट ऊपर नीचे पहन के वेट लूज कर लेते हैं। वेट लूज करते ही एनर्जी बिल्कुल नहीं होती जिस्म में, जब सारा पानी निकल जाए जिस्म का तो बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, अगर आप हम सोते रहते हैं, क्योंकि वो हमें फील ना हो कि हम थके हुए हैं। लेकिन वो रिकवर सोने से ही करोगे, रिकवर होती है। फिर उसके बाद हम लोग वेट देते हैं, वेट के बाद फिर हम लोग खजूरे और जूसेस वगैरह पीते थे, तो उससे एनर्जी आ जाता है। जिससे अब रूस के ही सीन है, यहाँ जब मैं जाऊंगा उससे 2 दिन पहले मैं वेट लूज करूंगा और वहाँ एक दिन मतलब 3 दिन में वहाँ की जो कैटेगरी है वो 52 kg 51 kg है, और उससे पहले तुम्हें पूरी वो अपनी बॉडी को रेडी करके जाना है। जी, रेडी करके जाना है। कितने दिन का तुम्हें क्या प्रोसेस, तुम्हारा कितना खर्चा आ सकता है, तुम्हें तैयारी करनी कम से कम, वो तुम्हें आइडिया है कुछ तो खाने पीने में? आइडिया ये है कि अब जो आधा टिकट मुझे मिल चुका है, उसके बावजूद जो है वो 2 लाख का खर्चा और भी है। तो मैं लगा हुआ, मुझे तो उम्मीद हो गई क्योंकि यार मैं बहुत लगा हूँ, एफबी सबको फोटो शेयर कर रहा हूँ, ग्रुपों में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हफ्ते से ऊपर हो गया मैं लगा हुआ उसी कामों में। किसी तरह कोई मुझे कोई एथलीट हो, कोई फाइटर हो, वो एक तरफ बेचारा अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, टाइम कम है ना, एक तरफ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और एक तरफ वो ये कोशिश कर रहा है कि मुझे स्पॉन्सर्स मिल जाए। कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ फोकस नहीं कर पाते। उन्हें जिस स्टॉप साबरी मस्जिद के सामने मेरा होटल है, मैं दोपहर को 2 बजे काम पे आता हूँ और फिर रात को 3 बजे मेरी छुट्टी होती है। तो 13 घंटे जब मैं खड़ा रहता हूँ, फिर जिस्म कभी के बार बोलते यार छोड़ दो यार, मैंने कहा यार आज बुरे दिन है, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, नेवा गिव अप, अल्लाह पे भरोसा है। तो फिर मैं लगा रहता हूँ अपनी 5 मिनट के 3 राउंड। मैंने होटल के पीछे हमारा स्टोर रूम है, वहाँ मैंने बैग लगाए हुए, सब कुछ लगाए हुए, मैं उधर ही रात को प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ 3 के बाद बजे के बाद। तो अगर एक बात बताओ, तो तुमने तुम्हारे होटल में इतने लोग आते हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम कह रहे हो तुमने फेसबुक पे भी बोला है, तुमने और कहाँ बोला है? बिकॉज अब ये तो क्लिप शाज़ेब और मैं लगाएंगे अपने सोशल मीडिया पे ताकि तुम्हें मदद मिल सके। तुम्हारे बस 1 महीने का टाइम है और तुम्हें 1 हफ्ते की तुम्हें खाने पीने की और वेट कम भागने पीने की तुम्हें ट्रेनिंग करनी ना सब। अब जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए वेट लूज का टेंशन नहीं होती, उनको प्रोटीन मिलती है अच्छी से अच्छी। अगर हमें वो प्रोटीन मिल जाए तो हम लोग, हमें भी टेंशन नहीं है। मैं 50 में कर सकता हूँ, 59 में, 49 में कर सकता हूँ, वेट कम और भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो मुझे एनर्जी मिलेगी तो फिर मैं खेल पाऊंगा। अगर मैं 50 और 49 में खेलता हूँ फिर तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड बाया था गेम में। तो ये और फिर गोल्ड खैर पाकिस्तान आ सकता है। ये जो सारे मेडल्स हम देख रहे हैं, ये माया के पूरे लैपटॉप पे और ये हमारे यहाँ पे तकरीबन कोई 13-14 मेडल्स मुझे नजर आ रहे हैं। सारे गोल्ड है, 1 सिल्वर है बस। अच्छा, सारे गोल्ड है, सारे मेडल्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अपनी वालदा को दिखाए थे? जी, इसको देखो बाद में खुश बोले कहाँ से आए सारे, कहीं खरीद के लाया? मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, मैं चुपके से फाइटर करता रहा। अम्मा ने पहले चप्पल मारी थी, उसको मेडल बना के रख लेते, सबसे बड़ा मेडल तो वो था तुम्हारे लिए। बिल्कुल, मैंने मारे। ये कि लोग जब मैं कहता था यार मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ या मैं, वो मेरे मजाक उड़ाते थे, यार तू चाय बना अपना, तू क्या कर रहा है पागल, कि अपना काम करो, अपना चाय बनाओ। मैं मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं पूरी रात में सोचता रहा कि यार उसने बात क्यों बोली। फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा और गुस्से में ना और प्रैक्टिस करता रहा, लगा रहता यार मुझे करना है और करके दिखाना है, क्योंकि मुझे डीमोटिवेट लोग बहुत पसंद है जो मुझे ये करे कि आप नहीं करते। अच्छा चलो मैं नहीं करता हूँ, मैं करते रहता हूँ, करके दिखाना है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं आपको, किक बॉक्सिंग के बारे में सबको आइडिया होता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और सबको नाज़रीन को जरूर बताइएगा किक बॉक्सिंग कितनी रियलिस्टिक होती है, इसमें इंजरीज बहुत सिवियर भी हो जाती हैं, कितनी खतरनाक हो जाती है ये, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जब मैं फाइट खेलता हूँ, कोई भी फाइट हो, मुझे पता होता है कि इंजरीज होनी है। मेरे पास मेरे बैग में पट्टियां पड़ी हुई, बैंडेज पड़ी हुई है, ऑलरेडी 6 बैंडेजेस पड़ी हुई हैं और टांगों के लिए पट्टियां सारी पड़ी हुई। मुझे पता है मुझे इंजरीज तो होगी लाजमी, और एडिक्स पड़े हुए, सब कुछ पड़े हुए। तो चाहे लेग हो या हाथ हो, इंजरी तो होगी, या यहाँ पर हो, यहाँ से ब्लड आ रहा हो तो निकलता है। तो मुझे फील ही नहीं होता कि मुझसे ब्लड आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ को नोट ही नहीं किया कभी मैंने क्या ब्लड पे मैंने जाना ही नहीं है। मैंने जाना है अपने मैच पे अपना बेस्ट देना है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने सारे मेडल जीत चुका हूँ, सारे गोल्ड है, और आगे भी मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह, भरोसा अल्लाह पर के आगे जो पाकिस्तान के लिए और सारे मेडल लाऊंगा,
कि अगर मुझे सब कोई कंपनी सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह क्यों नहीं, तुम्हें सपोर्ट मिलेगी आगे। अभी तुम्हारी उम्र क्या है इस वक्त? 19 साल है। 19 साल है, 19 साल है ऑब्वियसली। तो इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की भी जरूरत है। एज की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर इस मुकाबले में? उसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे किक बॉक्सर्स हैं, तुम्हारे कौन सा फेवरेट है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो है मेरा अब्दुल्ला चांडियो है। अच्छा। अभी रिसेंटली वो दुबई में कैंप उनका लगा हुआ है और उनकी फाइट है इंडिया के साथ। तो तुमने उनसे राब्ता किया? हो सकता है उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन मिल जाए। वो डेली मुझे गाइडलाइन करते रहते हैं कि भाई कोई जरूरत तो भाई मुझे बोलो। अब मैं उसको बोल नहीं सकता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मुझे ना ये अच्छा लगता नहीं कि मैं किसी कुछ मांगू इस तरह। मैं कहता हूँ बस आपकी दुआ चाहिए, बस दुआ करो, अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा अल्लाह ताला बाप पैदा करेगा, माँ की दुआएं साथ हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा, बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुमने सारी बातों में एक बात बिल्कुल वो मेरी मर्जी की कही कि जब कोई डीमोटिवेट करता है तो वो और अच्छा लगता है। बेशक। बस आगे बढ़ते रहो, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो और हम शाहजेब और हमसे मिलते रहो ताकि हम तुम्हारे कवर करते रहें। और इंशाल्लाह जीत कर मजीद गोल्ड आएंगे भाई। ये जितने गोल्ड यहाँ रखे हुए हैं ये इससे ज्यादा गोल्ड आ जाएंगे। थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, उसके बाद बेहद गोल्ड आएगा पाकिस्तान में। वैसे ही पाकिस्तान में गोल्ड की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच आकलीम, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हम कि आकलीम को इस तरह की सपोर्ट बहुत जरूरी है मिलना। खैर आगे बढ़ेंगे और हम वापस आएंगे अपने मसाइल की तरफ कि बिजली बड़ी महंगी हो रही है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं शाहजेब साहब। फैसलाबाद में एक प्रोटेस्ट जारी है जो कि इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हो रहा है। सड़कों पर लोग आ गए हैं। मुजाहिरीन सनतों के लिए 60 से 115 रुपए की फी यूनिट तक बिजली की कीमत पर शदीद एहतजाज किया और मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे से पावर लूम्स और साइजिंग और जनाब इसके अलावा जो है यूनिट्स बंद हो गए। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक पर इज्तिमाई मुजाहरे के दौरान जो है वो रुई जलाई और खूब नारे लगाए। इसी बात पर हमारे साथ हमें राब्ता किया है इसी हवाले से बात करने के लिए खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। पावरलूम एसोसिएशन से हैं ये वहीद खालिद साहब। वहीद साहब थोड़ा सा बताइएगा कि ये बिजली का फी यूनिट 115 रुपए तक सिर्फ इस माह चार्ज किया गया है या इससे पहले भी होता रहा है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट इशू पे बोलने का मौका दिया है। इस तरह की जो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बैकबोन है और 1 करोड़ 20 लाख मीटर से हमारी डेली प्रोडक्शन है। तो ये सारा हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आइटम है वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और बिजली की प्राइसेस जो हैं वो बेइंतहा बढ़ गई हैं। इस वक्त 55 से 60 रुपये से लेकर जिस तरह आपने फरमाया कि ये बेतहाशा बिल है, जबकि आपकी इंडस्ट्री जो है ये तो बड़ी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है और इसको आपने हुकूमतों का काम होता है इसको आप थोड़ा सा रिलीफ दें। बजट के अंदर हुकूमत ने बजट के तकरीरों के दौरान भी इसको दोबारा रोक के इसके अंदर 4 रुपये पर यूनिट बेसिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया। तो जब बिजली की प्राइस ही हमारी जो है बेसिक प्राइस वो तकरीबन 26 रुपये यूनिट है, उसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेज हैं। एक तो FP के सरचार्ज है जो कि अब बहुत मशहूर हो चुका है कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फिर इसके ऊपर उन्होंने एडिशनल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई है, GST सरचार्ज है, QTA सरचार्ज है, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट सरचार्ज, FC सरचार्ज है, TR सरचार्ज है और इनकम टैक्स है और डिफरेंट सरचार्जेस हैं। तो ये सरचार्जेस जो है ये बिजली की कीमतों से डबल हो चुके हैं। जिस फैक्ट्री का बिल पहले 15 लाख आता था अब 30 लाख रुपए आता है। तो आप देखेंगे इतने जब आपके प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते सारा साल के अंदर, तो उसमें ये एक बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है हमारी। इसमें अगर हमारे पास 2.5 लाख लूम्स हैं तो तकरीबन 1.5 लाख हमारा डायरेक्ट वर्कर है। उसके अलावा हमारे जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारी बाकी इंडस्ट्री है। तो ये बहुत एक लंबी चेन है जो लोगों को रोजगार फराहम करती है और इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अच्छा वहीद साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने एहतजाज किया और आपके एहतजाज के दौरान या उसके बाद किसी हुकूमती नुमाइंदे से आप लोगों का कोई राब्ता हुआ, कोई एक्शन हुआ, इस एक्शन का कोई रिएक्शन आया? जी मैडम साहब, ये तो महज़ब कौमों की बात होती है कि अगर टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से हुकूमत जो है हुकूमती अरकान हुकूमतें जो है अयाशी करती हैं, अपने खर्चे पूरे करती हैं, उसके अलावा बाहर के दौरे करती हैं, ठंडे कमरों में बैठकर हमारे लिए इस तरह के खुद कुछ किस्म के कवानीन बनाती हैं। किसी बंदे ने 24 घंटे हो गए हमें एहतजाज किए हुए और आपको बताऊं कि हज़ारों लोग थे, उसमें हज़ारों टैक्स गुजार थे, टैक्स पेयर्स थे,
जिनके पैसों पे अय्याशी होती है, और हज़ारों की तादाद में वर्कर्स थे, और इतना ज़ोरदार एहतजाज था। आप अगर देखा होगा आपने, यकीनन आपने बड़ा अच्छा कवर किया कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो रैलीज होती है वो भी इतनी ज़्यादा लंबी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। लोगों ने आकर फुटेज भी दिखा रहे हैं, इसमें हम देख भी रहे हैं। लेकिन वही साहब, मुझे यहाँ पर ये जरूर बताएगा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 15 लाख की जगह 30 लाख हो जाना, या इस तरीके से आपके जो बिलों में इजाफा हो जाना, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में शामिल कर लेना, तो फिर तो हम ओवरऑल जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हमारी एक बहुत मजबूत इंडस्ट्री ये रही भी है और है भी, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग अकोमोडेट नहीं किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो कितना नुकसान आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव है दुनिया के साथ, अगर हम उसमें कंपेटिटिव नहीं रहेंगे हमसे बाहर छिन जाएगा। दूसरा, पावर लूम से जो कपड़ा हम जो वैल्यू एड करके यान से कपड़ा बनाते हैं, और एक इंडस्ट्री, इसके बाद जनाब हमारी प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री आती है। फैसलाबाद के अंदर 250 प्रोसेसिंग मिले और प्रिंटिंग मिले हैं, उनमें से आधी बंद हो चुकी हैं। आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बेरोजगारी का एक सैलाब और एक मैं कहता हूँ तबाह हाली हो चुकी है। पावर लूम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि हर रोज दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये हुकूमत का एक्चुअली मसला है सियासी अदम इस्तेहकाम का। जब आप अपनी पावर के पीछे पागल होकर फिर रहे हैं, तो आपने देखना है कि कौन लोग हैं जिनको आपने इंसेंटिव देने थे, रिलीफ देना था, लेकिन शायद वो सब लोग ये भूल गए हैं कि किस तरह आपने इंडस्ट्री चलानी है, किस तरह मजदूर का चूल्हा जो है उसको बुझने से बचाना है। लोग प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? जिस तरह शाहजेब ने भी आप सवाल किया भाई कि इस तरह की ऑब्वियसली कितना बड़ा नुकसान है, 24 घंटे से ऊपर हो गया एहतजाज किए हुए, कोई भी एक्शन का रिएक्शन नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या एहतजाज जारी रहेगा या दोबारा करेंगे आप, या क्या प्लान करेंगे फिर अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो? जी, हमने कल जो अनाउंस किया है वहाँ के ऊपर कि हम 19 तारीख को नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है उसके अंदर इससे भी बड़ा एहतजाज जो है वो हम फेस्को ऑफिस के सामने हम बिल्कुल धरना दे देंगे। वहाँ पे जाके टेंट लगा के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक बैठेंगे, फैक्ट्री अपनी बंद कर देंगे। क्योंकि जब हम फैक्ट्रीज चला नहीं सकते, फिर सबसे बड़ा मसला जो है कि अगर आपकी फैक्ट्रीज मंदे की वजह से बंद हो चुकी हैं तो वो उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस डाल रहे हैं, यानी कि आपको बंद फैक्ट्री के बाद भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए हर फैक्ट्री को वो बिल देना पड़ेगा। ये कितना जुल्म हो रहा है। और कोई बंदा, हमारे जो पावर के मिनिस्टर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब या कॉमर्स मिनिस्टर हैं, किसी को खुदारा कुछ एहसास नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री डूब रही है। आधा मुल्क सैलाब से डूब गया, सैलाब तो दोबारा रिहेबिलिटेट हो जाएंगे ना लोग। अगर आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये दोबारा नहीं चलती। फिर ये स्क्रैप नहीं, अगर इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, तो जो हमारा मजदूर तबका है, वो तबका है जो उन फैक्ट्रीज में काम करता है, वो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा भाई साहब, इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त यान मार्केट में एक यान के बैग की जो है डिमांड नहीं है। कपड़ा मार्केट के अंदर 1 मीटर कपड़े की जो है वो डिमांड नहीं है। तो फैक्ट्रीज तो ऑब्वियसली बंद होंगी। जब आपके हज़ारों मजदूर स्पिनिंग इंडस्ट्री से, प्रोसेसिंग से, पावर लूम से बेरोजगार होंगे, आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है। हमारी फैक्ट्रीज के अंदर हम जुमे को पैसे देने जाते अपने वर्कर्स को, तो यकीन करें कि वहाँ पे पिकेट लगा के बैठे होते हैं और वो वहाँ पे हमसे पैसे जो है डकैती हो जाती है मालकान के साथ। अमन अम्मा का मसाइल हो रहे हैं। इसके अलावा देखें कि आपकी जो माशरती ज़िंदगी है उसके अंदर कितना बुरा हालात है। मजदूरों को तो कोई उधार नहीं देता। फैक्ट्री मालकान जो है उनको अपने जो भरम है, सफेद पोशी है, वो बचाना दुश्वार हो चुकी है। ऊपर से FBR जो है वो नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, यानी कि एक बुरी तरह झगड़ा जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी को। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि SMEs इंडस्ट्री का जो मुस्तकबिल है ये बिल्कुल मखदूश हो चुका है। इसके बिल्कुल ज़रूरत थी कि असल स्टेक होल्डर्स को बुलाए। हमारी ट्रेजेडी सर ये होती है कि जब हुकूमत बुलाती है किसी को मुज़ाकरात के लिए, हमने प्रोटेस्ट किया, शायद इनको ख्याल आ जाए ये अगले हफ्ते हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तो शायद ये फिर बड़े स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं जो अपने इंसेंटिव्स लेते हैं, अपने किकबैक्स लेते हैं, अपने जो ड्रॉबैक्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स है वो ले जाते हैं। जबकि जो अच्छा मुझे भाई साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि एहतजाज के साथ साथ ऑफिशियली आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, यानी कि कोई लेटर लिखा है, कोई उनसे डायरेक्टली राब्ता करने की कोशिश की है, कोई ऑफिशियल से आप लोगों की बात हुई है? हमने जी जो यहाँ जो लोकल फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे रब्ता किया है। हमने उनको बताया कि हमें खुदारा इस्लामाबाद लेकर जाएं। हमने रब्ता किया कि हमारी किसी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये 1 माह और बिल आ गए
तो ये 2-3 माह के अंदर लोग अपनी फैक्ट्रियां बेच देंगे। आपने कवर किया था 2017 में कि 45 रुपए किलो हमारी लूम बिक गई थी स्क्रैप में। जी आप लोगों ने कवर किया था, आपका रेस किया हुआ 92 का उस वक्त इशू था, जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा दर्द महसूस हुआ, कुछ थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन हुई। तो अब वही हालात हो गए, बल्कि उससे खतरनाक हालात हो गए। मेरी अपील है आपके भाई साहब, मैं एक्चुअली फुटेजेस में देख रहे हैं हम कि खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त आप लोग तैयार हैं। क्या ये तमाम लोग आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, इससे भी बड़ा मुजाहरा करने के लिए? देखिए जी, इससे बड़ा मुजाहरा होगा और इससे ज़्यादा लोग उस वक्त में हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में आएंगे, क्योंकि अभी लोगों को एहसास हो रहा है, जब उनके घरों के बिल आ रहे हैं। मजदूर जो है अगर वो 25-30 हज़ार रुपया लेकर अपने मजदूरी जाता है, 12,000 रुपया तो उसको बिल आ जाता है। तो हो ही कैन सर्वाइव अपना, सही बात है, बिल कहाँ से लेगा, घर के कैसे लेगा? ये बहुत बड़ा एक माशरती अलमिया होने जा रहा है। बिल्स की तो पूरे मुल्क में हम सूरत-ए-हाल वही साहब ऐसे ही देख रहे हैं कि हर जगह किस्म के बिल्स आ रहे हैं। वो तो किसी भी एक ऐसे आमदनी वाले शख्स के लिए देना नामुमकिन है जो 25,000-30,000 कमा रहा है, क्योंकि 12,000-15,000 तो एक नॉर्मल से घर का बिल हो गया। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। इस हवाले से बात करेंगे वहीद खालिद साहब। पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जिसके बारे में हम कोई बहुत अच्छी बातें करें, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम मुश्किलात में जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हम सब सवेरे पाकिस्तान में आपके साथ शेयर करें। लेकिन बखुदा हमारे साथ भी वही चैलेंजेस हैं, हमें भी उन्हीं मुश्किलात का सामना है जो कि हमारे बाकी शहरियों को, हमारे रिहायशियों को, हमारे गाँव में रहने वाले इंसानों, किसानों को। हमारी तमाम दुआएं इस वक्त यही है कि पाकिस्तान को और अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त से जल्द अज जल्द निकाले। शाज़िब माया को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अच्छी खबरों के साथ इंशाल्लाह।